आज जो हमारा क्लास है वो ईओफाई से रिलेटेड है। आज हम ईओफाई के बारे में जानेंगे। ईओफाई बॉक्स से हम लोग कर क्या कर सकते हैं, कब ईओफाई बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, सब सारा चीज हम लोग आज से चालू करेंगे सीखना। ईओफाई बॉक्स इस्तेमाल करने से पहले इसके इस्तेमाल के बारे में जान ले कि कब इस्तेमाल करते हैं। ये ईओफाई बॉक्स जो हमारा है वो डेड बूट रिपेयर बॉक्स है। ईओफाई बॉक्स जो है हमारा ये डेड बूट रिपेयर बॉक्स है और इससे हम लोग जनरली डेड बूट को रिपेयर करते हैं। इससे हम लोग मोबाइल के डेड बूट को रिपेयर करते हैं। एक सेकंड का साउंड इसका बंद करना होगा। साउंड डिसेबल कर दिया। एक सेकंड थोड़ा सा इसका साउंड बंद करना, इसलिए नहीं बंद करना। तो हमारा जो ईओफाई बॉक्स है दोस्तों, ये जो है आपका डेड बूट रिपेयर बॉक्स। इस बॉक्स का हम लोग इस्तेमाल मोबाइल के डेड बूट रिपेयर के लिए करते हैं, ईएमएमसी रिपेयर के लिए करते हैं, ईएमएमसी को चेंज करने के लिए करते हैं। इसमें हमारा ईएमएमसी अपडेट का ऑप्शन है मगर बहुत लिमिटेड ऑप्शन है। ईएमएमसी अपडेट इससे हम लोग नहीं कर सकते हैं, वो जीटेक से पॉसिबल है मगर उसके लिए भी कंडीशन क्या क्या है वो आप लोगों को बताया जाए क्लास के बाद। तो हमारा मेनली जो है इसका काम जो हम लोग को आता है ये डेड वुड रिपेयर में काम आता है। अब कब कब इसका इस्तेमाल करते हैं सो हम लोग जान लेते हैं। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं ईओफाई बॉक्स जब हम लोग बाय करते हैं तो हमको मिलता क्या क्या है। हम लोग जब ईओफाई बॉक्स बाय करते हैं तो सारा इंटरफेस जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है सारा इंटरफेस आपको मिलेगा। एक आपको बॉक्स मिलेगा मेन बॉक्स जिसके ऊपर एक यूएसबी हब लगा हुआ रहता है, यहाँ यूएसबी होस्ट लगा हुआ है। इसमें हम लोग यूएसबी डाटा केबल लगाते हैं, क्यों लगाते हैं क्लास के समय हम लोग बात करेंगे। और पीछे इसके नॉर्मल यूएसबी पोर्ट लगाने के लिए, आपके कॉम पोर्ट लगाने के लिए जगह दी है। दो इसके साथ मिलता है ईएमएमसी अडेप्टर जिसमें कि हम लोग ईएमएमसी को निकाल के रिवॉल्व करके लगाते हैं। ईएमएमसी निकाल के हम लोग रिवॉल्व करके इसमें लगाते हैं। इसमें रिवॉल्व बिना किए लगाएंगे तो ईएमएमसी आइडेंटिफाई में प्रॉब्लम होगा, ईएमएमसी आइडेंटिफाई नहीं होगा और सही से ईएमएमसी फिट भी नहीं होगा, दोनों वजह है। इसलिए हम लोग ईओ5 में जब काम करते हैं तो हमको ईएमएमसी को पहले रिवॉल्व करना जरूरी है। और ये ईएमएमसी अडेप्टर है, इसमें 6 तरह की ईएमएमसी सपोर्ट करती है। इस ईएमएमसी का नाम है VGA 221, VGA 254, VGA 221, VGA 254, VGA 169, VGA 153, VGA 169, VGA 186, VGA 153 और VGA 162। 4 तरह की ईएमएमसी एक अडेप्टर में सपोर्ट करेगी। आपके एक अडेप्टर में 4 तरह की ईएमएमसी सपोर्ट करेगी और एक अडेप्टर में आपकी 2 तरह की ईएमएमसी सपोर्ट करेगी जिसमें कि VGA 221 और VGA 254 है। तो हम लोग इसमें ईएमएमसी रिवॉल्व करके काम करते हैं। अब हम लोग इसमें ईएमएमसी लगाते कब है, क्यों हम इसका इस्तेमाल करें ईएमएमसी का, तो इसका कुछ वजह है। जब हम लोगों ने अभी तक ईएमटी मिरेकल टूल ट्रेनिंग वगैरह का क्लास देखा उसमें हम लोगों ने नॉर्मल फ्लैशिंग अनलॉकिंग वगैरह सारा कुछ देखा, हम लोग उससे सारा कुछ काम कर रहे हैं। अब हम लोग इसका ईएमसी हम लगाए क्यों और प्रोग्राम का इसमें हमको जरूरत क्यों पड़ेगा, क्या क्यों करना इसमें से हमको प्रोग्राम, तो इसका सिम्टम क्या क्या होता है, किस वजह से हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ये थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं तभी हम लोग बेहतरीन तरीके से इसका काम कर सकें। सबसे पहला जो सिम्टम है, सागर सागर वहां से एमआई का मोबाइल लेके आना, एमआई वाला मोबाइल, एमआई का मोबाइल मांग के ले आओ। तो इसका हम लोग काम कब करते हैं, जैसे कि मान के चलिए आपने सैमसंग के किसी मोबाइल को फ्लैश किया या किसी दूसरे बंदे ने फ्लैश किया, गलत फाइल से फ्लैश किया या गलत तरीके से फ्लैश किया, एक और एमआई का होगा वो भी गलत तरीके से फ्लैश किया तो वो मोबाइल हो गया डेड और उसका ना डाउनलोड मोड आ रहा है ना ही रिकवरी मोड आ रहा है ना ही मोबाइल हैंग उन लोगों पे आ रहा है। जब हमारे मोबाइल का कनेक्टिविटी पोर्ट गायब हो जाए, कनेक्टिविटी पोर्ट जैसे कि हमारा सैमसंग का मोबाइल डाउनलोड मोड में कनेक्ट होता है, बहुत सारे मोबाइल फास्ट में फ्लैश होते हैं, बहुत सारे मोबाइल बूट लोडर मोड में फ्लैश होते हैं, बहुत सारे मोबाइल जो है अपना अलग अलग मोड में फ्लैश होते हैं जिनका कि वो मोड अगर गायब हो जाए तो हम लोग डेड बूट रिपेयर करते हैं। पहला सिम्टम, हमारा पहला सिम्टम है ये।
कि हमारा मोबाइल का अगर बूट रिपेयर ऑप्शन चला जाए, डेड बूट में चला जाए, जैसे कि डाउनलोड मोड चला गया, बूट लोडर मोड चला गया वगैरह, बहुत सारे मोड होते हैं जिस मोड में हम लोग मोबाइल को फ्लैश करते हैं, वो सब मोड अगर चला गया तो हमारा मोबाइल डेड बूट में चला गया। जैसे HTC का भी है, RU मोड है, फिर अपना ये हुआई का भी बूट लोडर मोड होता है। तो वो सब मोड अगर गायब हो जाए, वो सब मोड अगर नहीं आ रहे हैं, तो हम मोबाइल का डेड बूट रिपेयर करते हैं। तो डेड बूट रिपेयर जब तक नहीं करेंगे तब तक वो मोबाइल फ्लैश होगा ही नहीं। सैमसंग का ही मोबाइल आप ले लीजिए, अगर उसका डाउनलोड मोड चला गया तो आप कुछ भी कर लो, किसी भी टूल से आप फ्लैश नहीं कर सकते। उसको डेड बूट रिपेयर करने के लिए या तो आपको यूएफआई का सहारा लेना होगा, या तो फिर जीटेक का सहारा लेना होगा। इन्हीं दो बॉक्सेस के थ्रू आपका होगा। ऐसे और भी बॉक्स है मार्केट में, मगर मेनली हम लोग दो बॉक्स से कोर्स कराते हैं। तो अगर हमारा बूट चला जाए, मोबाइल बूट होना बंद हो जाए, फ्लैश मोड आना बंद हो जाए, डाउनलोड मोड आना बंद हो जाए, तो हम लोग पहला वो सिम्टम है कि हम लोग मोबाइल का डेड बूट रिपेयर यहाँ से करते हैं। अब आता है दूसरा सिम्टम। दूसरा सिम्टम जैसे कि आपका मोबाइल अगर डायरेक्टली पोर्ट बनाने लगे, आप अपने मोबाइल कनेक्ट किया, मैंने इतने दिन तक आप लोगों को बताया कि मोबाइल का दोनों वॉल्यूम की, मीडियाटेक होगा तो दोनों वॉल्यूम की, या स्पेक्ट्रम होगा तो दोनों वॉल्यूम की, या कॉलकॉम भी तो दोनों वॉल्यूम की प्रेस करके कनेक्ट करेंगे, यहाँ पोर्ट बन जाएगा। अब आपका पोर्ट बन गया, पोर्ट बनने के बाद आप उसको फ्लैश अनलॉक कर सकते हैं। मगर अगर आपने मोबाइल बिना बूट की प्रेस किए कनेक्ट किया, बिना बूट की प्रेस किए कनेक्ट किया और आपका पोर्ट बन गया, जैसे कि मैं अभी एक मोबाइल कनेक्ट कर रहा हूँ बिना बूट की प्रेस किए हुए, ठीक है, ये डेड बूट में है, तो ये क्या हुआ, ऑटोमेटिक इसने पोर्ट बना दिया। अब जब इसने ऑटोमेटिक पोर्ट बना दिया, बिना कुछ की दबाए अगर ऑटोमेटिक इसने पोर्ट बना दिया है, तो ये मोबाइल कहाँ है, डेड बूट में चला गया। ये मोबाइल डेड बूट में चला गया, मैंने किसी की को प्रेस नहीं किया, ना ही कुछ टेस्ट पॉइंट शॉट किया, और ये ऑटोमेटिक 9008 पोर्ट में चला गया। तो ये डेड बूट में चला गया, या तो इसका इम्यूनिटी डैमेज है, या तो ये डेड बूट में है। और अगर मीडिया टेक का है, मैंने आपको बोला था कि उसका मीडिया टेक का पोर्ट फ्लेक्सिबल होता है। वो थोड़ा देर के लिए रहता है, फिर चला जाता है पोर्ट, मोबाइल चालू हो जाता है या हैंग होने लोगों को चला जाएगा। अगर मोबाइल डेड है और उसका पोर्ट स्टेबल हो गया है, जैसे कि हमने कनेक्ट किया और मीडियाटेक का पोर्ट बना करके वो स्टेबल हो गया, तो भी वो डेड बूट में चला गया, या तो उसका इम्यूनिटी डैमेज है। एज इट इज सैमसंग का भी, अगर डायरेक्ट पोर्ट बनाने लगा, मोबाइल डेड बूट में जाने के बाद डायरेक्ट पोर्ट बनाने लगा, तो वो इसका मतलब वो डेड बूट में चला गया। स्पेक्ट्रम का भी सेम कहानी है। इस तरह के मोबाइलों का अगर हमारे कनेक्टिविटी के अलावा वो डायरेक्टली पोर्ट बनाना चालू कर दे, तो वो मोबाइल ईएमएमसी इशू में आ गया। अब यूएमटी में हमने सिखाया था आप लोगों को, पोर्ट बनाएंगे, पोर्ट बनाने के बाद फ्लैश करेंगे, फ्लैश करने के समय हमारा एक एरर आता है, अल्टरनेट मेथड करके एरर आता है। इस तरह का एक एरर आता है, हम जब फ्लैशिंग को जा रहे हैं तो इस तरह का एरर आ रहा है। सॉरी, ये नहीं है, ये है मिसमैच। इस तरह का भी अगर आपका आता है, तो ये आपका अल्टरनेट मेथड में ये एरर जो है, ये एमएमसी का एरर है, आपके मोबाइल का एमएमसी डैमेज हो चुका है, उसको रिपेयर करना होगा। या इस तरह का एरर आएगा आपका, जिस तरह आप यहाँ देख रहे हैं। यहाँ पे मैं इमेज को डाउनलोड कर चुका हूँ, शायद मैं दिखाता हूँ, ईएमटी अल्टरनेट मेथड एरर। एक सेकंड में दिखा रहा हूँ। चलिए मैं इस इमेज को डाउनलोड ही कर लेता हूँ, या तो इसको ओपन करके देखता हूँ। देखिए, अगर आपका मोबाइल इस तरह का एरर आने लगे, आपने कनेक्ट किया मोबाइल, कनेक्ट करने के बाद उसको फ्लैश प्रेस किया, फ्लैश प्रेस करने के बाद इस तरह का अगर आपका एरर आने लगे, यहाँ पर अल्टरनेट मेथड लिख करके कोडिंग भाषा में या उल्टे पलटे लैंग्वेज में, ABCD उल्टे पलटे लैंग्वेज में आने लगे, इस तरह का अगर आपका एरर आए, दैट मीन्स क्या हुआ कि आपका मोबाइल का eMMC डैमेज है। ठीक है, तो ये eMMC जब डैमेज होती है, तभी हम लोग डेड बूट रिपेयर EFI बॉक्स या यूएमटी बॉक्स, सॉरी EFI बॉक्स या जीटेक बॉक्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज हम लोग नॉर्मल फ्लैशिंग या नॉर्मल अनलॉकिंग के लिए EFI बॉक्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब मैं एक दो सवाल लूंगा, सवाल लेकर के फिर मैं आगे बढ़ूंगा। इन्हीं का सवाल है, ये कब हमको इस्तेमाल करना है, हाँ कब हमको इस्तेमाल करना है, सिर्फ यही सवाल है, इसके अलावा और कोई हेलो सवाल सर। नहीं लूंगा। बोलिए।
इसके अलावा कोई सवाल नहीं। डेड बूट के लिए, सवाल नहीं। डेड बूट रिपेयरिंग के लिए। हाँ, जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब सभी को है कि जिस टॉपिक में मैं बात कर रहा हूँ उसमें मैं इसलिए अनम्यूट करता हूँ ताकि उस टॉपिक रिलेटेड आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग हमें बता दीजिए। हाँ बोलिए। डेड बूट रिपेयर के लिए यूज कर सकते हैं। हाँ, डेड बूट रिपेयर में हमारा यूज होगा नॉर्मल, अगर हमारा मोबाइल हैंग ऑन लोगो है, ब्लिंक पे है, या वो रिपेयरेबल है या बूट मोड में जा रहा है तो हम उसको फ्लैश करके देख लेंगे। हाँ, एक बात और भी है, अगर आपका मोबाइल नॉर्मल हैंग ऑन लोगो है, उन मेरी लोगों बात को जी, ध्यान से सुनना, अगर आपका मोबाइल यही पूछ हैंग रहा ऑन था मैं। लोगो नॉर्मल, हाँ नॉर्मल अगर हैंग ऑन लोगो पे है, आपने सारे फाइल्स उसको फ्लैश करके देख लिया, मैं इस टॉपिक को भूल गया था, आपने सारे आपने उसको फ्लैश करके देख लिया, मगर फिर भी आपका मोबाइल जो है वो लोगो पे ही अटका हुआ है, सारे लेटेस्ट पुराने फाइल से फ्लैश करके देख लिया, आपका मोबाइल लोगो पे अटका हुआ है, तो भी हम उसका बूट रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो भी उसका हम बूट रिपेयर करेंगे, चाहे कोई भी मॉडल हो। वो किस कंडीशन में होता है मैं क्लास के दरमियान बताऊंगा। एक मिनट के लिए आप लोगों को। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? फरमान अली जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। तो हमारा मोबाइल अगर हम लोग लेटेस्ट फाइल से ही फ्लैश कर रहे हैं, फिर भी हमारा मोबाइल चालू नहीं हो रहा है, तो भी हम उसका डेड बूट रिपेयर करेंगे। मगर इसके लिए श्योर होना होगा कि आपने सबसे लेटेस्ट फाइल का ट्राई कर लिया है या नहीं किया है। अगर उस मान के चलिए आपका एंड्रॉयड वर्जन का प्रॉब्लम है, आपने 11 को या 10 को 9 से मार दिया, या वर्जन को मिसमैच करके मारा है, एक बार श्योर हो जाइएगा कि हाँ ये हमने सबसे लेटेस्ट फाइल अभी तक गूगल के अवेलेबल सबसे लेटेस्ट फाइल से फ्लैश किया, फिर भी हमारा ये हैंग ऑन लोगो पे ही है, तो भी हम डेड बूट रिपेयर का सहारा लेंगे। और कुछ सवाल आपका फरमान अली जी? जी सर। बोलिए। सर हमारी ये ईएमएम से आईसी डैमेज किस प्रकार हो सकती है यार? गिरने से हो सकती है सर? गिरने से वो डैमेज हो सकती है तो उसका रिपेयरिंग हार्डवेयर से होगा। गिरने से अगर डैमेज हुई है तो उसका रिपेयरिंग हम हार्डवेयर सर से करेंगे। नहीं, मान लो अगर फोन हमारा गिर गया और वो डायरेक्ट फिर फोल्ड बनाने लगा तो सर वो तो आईसी रिवॉल्व या करके लगानी डायरेक्ट पड़ेगी कोड ना सर? बनाना, हाँ हाँ, वो आईसी रिवॉल्व कर लगा। ओके ठीक है, सर। अब मैं नेक्स्ट सवाल ले लेता हूँ। अंकेश दोषी। हेलो। हाँ बोलिए। सर, अगर ईएमजीजी का हेल्थ रिपोर्ट नॉट डिफाइंड बता रहा है तो तो वो आगे हम रिपेयरेबल है कि बताएंगे, नहीं है? आगे हम बताएंगे, और सब आगे हम बताएंगे। अभी कनेक्ट मतलब हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं वो टॉपिक पे कुछ सवाल रह गया तो पूछिए, तो हम आगे बताएंगे। ओके ओके। परवीन जी। हाँ हेलो सर। हाँ बोलिए। बोल रहे हैं सर, रियलमी का जो हैगन लोगो है वो भी डेड बूट रिपेयर होता है क्या? अगर लेटेस्ट फाइल से फ्लैश कर दिया उसके बाद भी वो चालू नहीं हुआ तो वो भी डेड बूट रिपेयर कर। ओके सर। पवन बर्नवाल। सर नमस्कार। नमस्कार। सर बोल रहे थे कि हम कैसे जस्टिफाई करेंगे कि हमारा यूएफआई करना है, इसके लिए कोई लाइव दिखा सकते हैं सर? सुनिए, अभी जो हम आपको बात बताए ना वो हम हाँ सर। लाइव ही में बता रहे हैं। अभी हम मोबाइल जो कनेक्ट किए ना ये लाइव ही में कनेक्ट हुआ है। ठीक है, और हम जो काम भी आगे करेंगे ना वो सारा कुछ दिखा के करना होगा, तो सारा हाँ कुछ हाँ। दिखा के करना। अभी मोबाइल लेकिन ये कनेक्ट किया है ना तो ये डायरेक्ट पोर्ट बना रहा है। देखिए इतना जल्दी मैं टेस्ट पॉइंट शॉर्ट करके या वॉल्यूम की दबा के कनेक्ट नहीं कर सकता, ये डायरेक्ट पोर्ट बना रहा है। और आप एक काम करिए, आपका अगर कोई मोबाइल होगा ना तो उसका हाँ। ईएमसी खोल के रख दीजिएगा, ठीक है, और डायरेक्ट मोबाइल को कनेक्ट कीजिएगा, देखिएगा वो पोर्ट बना रहा है कि नहीं बना रहा अच्छा। है। ठीक है, तो ईएमसी ठीक। जब डैमेज होता है ना तो ही ये हम्म। डायरेक्ट बनता है। अच्छा। हाँ जावेद जी बोलिए। अब ज्यादा सवाल देंगे तो आगे दिक्कत होगा, मुकेश जी थोड़ा सा वेट कीजिएगा। जावेद जी बोलिए। सर ऑटो रिस्टार्ट को भी डेड बूट में आ जाएगा? कभी कभी ऑटो रिस्टार्ट हो या हैंग ऑन लोगो हो, कुछ भी हो, अगर हमने लेटेस्ट फाइल से फ्लैश कर दिया है, सारा कुछ हमने करके देख लिया है, हमारा ईएमटी फेल है, मिरेकल फेल है, हमारा टूल फेल हो गया, फ्लैश करने के बाद भी हमारा लेटेस्ट से लेटेस्ट फ्लैश फाइल भी फेल है उसको चालू करने में, तो हम डेड बूट रिपेयर करेंगे।
उस कंडीशन में हम डेड बूट रिपेयर करेंगे। और वो क्यों होता है कि हमने लेटेस्ट फाइल से फ्लैश मारा फिर भी हमारा मोबाइल चालू नहीं हुआ, तो वो क्यों होता है? उसका वजह यह है कि हमारा एमएमसी का हेल्थ रिपोर्ट खराब हो जाता है, उसका हेल्थ खराब है इसलिए वो चालू नहीं हो पाता, तो उसके हेल्थ को रिपेयर करना पड़ता है। तो आगे क्लास में हम बताएंगे, ठीक है। हाँ दीपक कुमार जी बोलिए। अब थोड़ा दीपक कुमार जी आप भी होल्ड में रहिए, नेक्स्ट सवाल में आपको ले लेंगे। हम सिर्फ ये क्लियर करना चाहते थे आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं आया। तो जब हमारा मोबाइल इस तरह का इशू करने लगे तब हम लोग पीजीजीटैक बॉक्स का या ईओ5 बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। हार्ड रीसेट करने से एमसी खराब नहीं होता, वो आपका बैड लक हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग ईओ5 बॉक्स में थे, तो हमारा ईओ5 बॉक्स में हमको ये सारा इंटरफेस मिलता है। इन सब इंटरफेसों का जो मैं बारे में बता रहा था, तो ये आपका मेन इंटरफेस है बॉक्स, और इसके बाद दो ईएमएमसी अडेप्टर मिलता है। एक इसका नाम है ईओ5 लाइट, ये हाई स्पीड अडेप्टर है। इस अडेप्टर में ईएमएमसी अडेप्टर को अटैच करके हम पीसी का डायरेक्ट 3.0 पोर्ट में लगा सकते हैं, और ये बॉक्स इंडिपेंडेंट रहेगा। और इससे हम लोग अगर फ्लैश करेंगे तो हाई स्पीड फ्लैश करेगा। वैसे ये जो ईएमएमसी अडेप्टर है ये इस कॉम पोर्ट में जाके लग जाता है, यहाँ पे जाके ये अटैच हो जाएगा और हमारा काम होगा। अगर हम इसको इसमें लगा के डायरेक्ट इसमें यूएसबी देखते हैं, आप पीसी में लगा देंगे तो ये क्या करेगा, हाई स्पीड में फ्लैश करेगा आपके मोबाइल को। बहुत समय ऐसा होता है कि हमारे पास मान के चलिए 64 GB का मोबाइल चलाया, अब 64 GB का मोबाइल को ईएमएमसी निकाले हैं हम, और ईएमएमसी निकाल के अगर नॉर्मली हम सिर्फ इस अडेप्टर से फ्लैश करेंगे बॉक्स में कनेक्ट करके, तो ये बहुत 10 MB 12 MB का स्पीड देगा फ्लैशिंग का। मगर यही हम लोग जब इसको ईओ5 लाइट में अटैच करके कंप्यूटर में लगा देंगे तो ये 25 MB 30 MB का स्पीड डबल स्पीड में आपका काम करने लगेगा। इसलिए ईओ5 लाइट देता है कि ईएमएमसी को आप जल्दी से प्रोग्राम कर सको, ठीक है। उसके बाद है ये आईएसपी अडेप्टर, ये हुआ ईएमएमसी निकाल के काम करने के लिए, ये हुआ आईएसपी जम्पर करके काम करने के लिए। तो इसका इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, जब हमारे पास आईएसपी का इमेज अवेलेबल है गूगल पे, तभी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारे पास आईएसपी इमेज अवेलेबल नहीं है तो हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और गूगल पे ही सबसे ज्यादा आईएसपी का आपको इमेज मिलेगा, और उसके अलावा और कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। किसी बॉक्स वन में अगर मान के इसके बॉक्स के भी सर्वर पे है, ईओ5 के बॉक्स के सर्वर पे भी इमेज है, मगर वो उतना आपका काम नहीं करेगा। तो हम लोग अब थोड़ा सा इस आईएसपी अडेप्टर को अभी फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि क्लास के दरमियान वो बताना था। इतना सारा चीज हमको ईओ5 बॉक्स जब हम बाय करते हैं तो इतना सारा चीज हमको मिलता है। इसके अलावा हम लोग को और कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा एक डाटा केबल मिलता है, उसका भी यूज नहीं है। उस डाटा केबल को पीसी में या चार्जिंग पोर्ट में लगा के एक्स्ट्रा पावर देने के लिए, यहाँ पे एक छोटा सा होल बना हुआ डीसी पावर सप्लाई के लिए, एक्स्ट्रा पावर सोर्स देने के लिए ये बना हुआ था, मगर उसका इस्तेमाल नहीं होता, उसका कोई जरूरत नहीं है। ये हमारा ईओ5 बॉक्स था मेन इंटरफेस, ये हमारे पास होना चाहिए, तभी हम ईओ5 का ईओ5 से डेड बूट रिपेयर का काम कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं इंस्टॉलेशन की ओर। इंस्टॉलेशन में क्या है कि इसका इंस्टॉलेशन बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ ईओ5 का लेटेस्ट सेटअप गूगल सर्च करना है, बहुत सारे वेबसाइट इसका सेटअप रखे हुए हैं, ठीक है। ईओ5 का लेटेस्ट सेटअप बहुत सारे वेबसाइट पे है, हमारे वेबसाइट पे अदर वेबसाइट पे है। इसका भी लेटेस्ट सेटअप चल रहा है 1.5.0.2.16, यहाँ 15 है, मगर 16 अभी कहीं गूगल पे अवेलेबल नहीं है। 16 आपका ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा जब आप ईओ5 बॉक्स को कनेक्ट कीजिएगा, ऑनलाइन आप रहिएगा, आपका बॉक्स ऑनलाइन हो जाएगा, तो वो डायरेक्ट ये अपडेट दे देगा आपको 2.2016 पे। ये 2016 पे डायरेक्ट आपका अपडेट हो जाएगा, 2015 अपडेट है इसका, 2016 पे डायरेक्टली चला जाएगा। इसका सेटअप आप आसानी से कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारी वेबसाइट है, हमारी वेबसाइट है। ये इसका डायरेक्ट लिंक है यहाँ पे 2.150 का, और ये 2.008 का है, ये 1779 का है। ये पुराना वर्जन है और ये आपका नया वर्जन है, तो इसको आप डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। डाउनलोडेड ऑलरेडी मेरे पास पहले है, मगर इंस्टॉलेशन जो है बहुत ही आसान है, आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। 1 मिनट, हार्ड ड्राइव लगाना होगा। यहाँ पे देखिए इसका 2.15 सेटअप जो है रखा हुआ है। सिर्फ इसको क्या करना है, सेटअप को ओपन करना है बस, और डबल क्लिक इंस्टॉल, जैसे यूएमटी मिरेकल इंस्टॉल करते हैं, जस्ट लाइक वही है।
ये आपका EFI बॉक्स है, तो EFI बॉक्स को सिलेक्ट कर लीजिए। EFI बॉक्स सिलेक्ट करके इसको नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद ये अब आपका क्या है कि ये बॉक्स का ड्राइवर है, डिवाइस ड्राइवर है, आपका EFI बॉक्स का ड्राइवर इंस्टॉल कर देगा। और यहाँ से क्या होगा, आपने जो ड्राइवर पहले इंस्टॉल किए थे, आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को हमारे ड्राइवर सेक्शन से बताया था क्या क्या डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के लिए। हमने आपको ड्राइवर सेक्शन से ये सब बताया था, डाउनलोड करने के लिए 5 ड्राइवर बताए थे। वो सारे ड्राइवर्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। देखिए आपका ADB फास्टफूड ड्राइवर, इंटेल आईएसओ के एंड्रॉइड ड्राइवर, क्वालकॉम ड्राइवर, मीडियाटेक ड्राइवर, स्पेक्ट्रम ड्राइवर, और यहाँ पे एक वेंडर ड्राइवर भी, इसको भी हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। और इसके बाद हम लोग जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे क्या होगा, हमारा इंस्टॉलेशन हो जाएगा। 10 मिनट का टाइम लगेगा और हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इंस्टॉल अभी हम नहीं करते क्योंकि मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है और 10 मिनट का टाइम आपको किलिंग करेगा। इंस्टॉलेशन में कोई बड़ा चीज नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, आराम से इंस्टॉल हो जाएगा। आपका पीसी सिर्फ सही होना चाहिए, आपका पीसी में जो है वायरस वगैरह नहीं होने चाहिए। एंटीवायरस जो है उसको ऑफ कर लीजिएगा जब इंस्टॉल कीजिएगा। ये आपका इंस्टॉलेशन है। इंस्टॉलेशन करने के बाद हमको मिलता क्या है इसमें, तो हमें 3 सेटअप मिलता है। यहाँ हमें 3 सेटअप मिलता है। ठीक है, क्या क्या सेटअप मिलता है, एंड्रॉइड टूल बॉक्स, EFI चिप प्रोग्राम और EMMC टूल बॉक्स। ये हमें इंस्टॉलेशन के बाद ये 3 सेटअप आपको मिलेगा। EFI, सॉरी सबको बाहर ही कर देता हूँ। यहाँ हमारा ये 3 सेटअप हमको मिलता है इंस्टॉलेशन के बाद, EMMC टूल बॉक्स, EFI एंड्रॉइड टूल बॉक्स और चिप प्रोग्राम। तो EMMC टूल बॉक्स जो है ये आपका किस काम आता है, तो यहाँ से आप जब भी ISP, यहाँ से जब भी आप ISP या EMMC निकाल के काम करेंगे, इन इंटरफेस के जरिए जब काम करेंगे तो हम लोग इस इंटरफेस का इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहाँ सेटअप जो है 2016 है और नेट पे 2015 अवेलेबल है, 2016 यहाँ अवेलेबल है और नेट पे 2015 अवेलेबल। तो इस इंटरफेस का हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं, इस सेटअप का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब हम लोग EMMC निकाल के या ISP के जरिए हम लोग काम करते हैं, तब इसका इस्तेमाल करते हैं। और जब हम लोग डाटा केबल के जरिए काम करते हैं तब हम लोग एंड्रॉइड टूल बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि UMT और मिरेकल में हम लोग डाटा केबल का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही EFI में भी हमारा एक इंटरफेस दिया हुआ है जिसमें हम डाटा केबल के जरिए से फ्लैश अनलॉक कर सकते हैं। ये आपका USB फ्लैशिंग सपोर्ट करता है। इसमें EMMC और ISP हम यहाँ नहीं करके काम कर सकते हैं। यहाँ जो भी काम होगा हमारा USB के जरिए होगा, USB डाटा केबल के जरिए होगा। और यहाँ पे कनेक्टिविटी कैसा होगा, तो जैसा हमने UMT और मिरेकल में बताया सेम कनेक्टिविटी यहाँ होगा। यहाँ जैसे देख सकते हैं हम लोग क्वालकॉम के लिए क्वालकॉम टैब सेलेक्ट करते हैं, मीडियाटेक के लिए मीडियाटेक सेलेक्ट करते हैं, स्पेक्ट्रम के लिए स्पेक्ट्रम सेलेक्ट करते हैं। उसी तरह से यहाँ काम होगा। और वो जो था हमारा EMMC टूल बॉक्स, वहां पर हमको मीडियाटेक क्वालकॉम सिलेक्शन नहीं करना है, हमको वहाँ डायरेक्ट EMMC का काम होता है। वो भी हम अभी बताएंगे। सिर्फ हमारा सेटअप जो क्या क्या हमको मिलता है वो हम दिखा रहे हैं। यहाँ हमें EMMC टूल बॉक्स मिला, एंड्रॉइड टूल बॉक्स मिला और एक चिप प्रोग्रामिंग टूल बॉक्स मिलता है। ये हमारे मोबाइल से रिलेटेड नहीं है, ये अदर चिप्स को सपोर्ट करते हैं जिसका कि हार्डवेयर इंटरफेस हमारे पास नहीं है। ये इंटरफेस हमें नहीं मिलता, हमें सिर्फ मोबाइल का इंटरफेस मिलता है। ये सारा इंटरफेस मोबाइल का है और वो अदर इंटरफेस के लिए है। इसमें जैसे कि टीवी वगैरह जो पुराने ये टीवी आते हैं, क्या नाम उसका, एंड्रॉइड टीवी नहीं, क्या बोलते हैं उसको, भूल जा रहा हूँ मैं। नॉर्मल जो LCD टीवी आते हैं ना, उसका चिप प्रोग्रामिंग के लिए ये काम आता है। इसका इंटरफेस अवेलेबल नहीं है अभी। तो यहाँ हमारा 2 सेटअप यूजेबल है, 2 सेटअप से हम काम कर सकते हैं। पहला सेटअप EMMC टूल बॉक्स, दूसरा सेटअप एंड्रॉइड टूल बॉक्स। हम लोग EMMC टूल बॉक्स को ओपन करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, एक मिनट थोड़ा सा इसको छोटा कर लूं ताकि ये जो है यहाँ पे आपका आ रहा है। चलिए ठीक है। तो यहाँ जो है हम EMMC निकाल के या ISP के जरिए काम करते हैं। जब EMMC निकाल के काम करते हैं तो यहाँ पे हम टिक आउट नहीं करते हैं, और जब ISP के जरिए काम करते हैं, ISP क्या होता है उस पर हम बस जस्ट चर्चा करने वाले हैं। जब हम लोग ISP के जरिए काम करते हैं तो यहाँ से काम करते हैं। तो ISP क्या है, तो ISP हम कहते हैं जम्परिंग को,
जो 6 तरह की तार जम्पर हम लोग करते हैं मोबाइल के मदरबोर्ड में, उसको कहते हैं आईएसपी। आपको ये इंटरफेस यहाँ बॉक्स के साथ मिलेगा, जस्ट यही इंटरफेस है आपका। ये इंटरफेस आपको बॉक्स के साथ मिलेगा, जिसका इमेज अभी आप यहाँ देख रहे हैं, ये अपने सेटअप टूल में देख रहे हैं। और इसमें देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 तरह का वायरिंग का नाम लिखा हुआ, डेटा जीरो, सीएमडी, सीएलके, ग्राउंड, वीसीक्यू एंड वीसीसी। ठीक है, ये 6 तरह का जंपर हमको कहाँ करना रहता है। तो अगर हमारे पास आईएसपी इमेज अवेलेबल है गूगल पे, तो हम उसका जंपर का वहां इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे कि ये आपका मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड में क्या है कि आपको अगर गूगल से आपको इसका आईएसपी जंपर मिल गया, तो वो जंपर का पॉइंट दिया हुआ रहेगा, आइडेंटिफाई किया हुआ रहेगा। उस जंपर पे हम इस वायर को कनेक्ट करेंगे, इस वायर को हम कनेक्ट करेंगे, और कनेक्ट करने के बाद इस इंटरफेस को हम लोग मोबाइल सॉरी इसमें यूएफआई बॉक्स में कनेक्ट करेंगे। उसके बाद हम आईएसपी से काम कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि डाटा जीरो, सीएमडी, सीएलके, ग्राउंड, वीसीसी, वीसीक्यू 6 तरह का तार यहाँ दिया हुआ है। जिसका जंपरिंग कहाँ होगा, तो यहाँ पे होगा, पॉइंट्स दिए हुए हैं। यहाँ देखिए सीएमडी का पॉइंट्स दिया हुआ है, सीएलके का पॉइंट्स दिया हुआ है, यहाँ वीसीक्यू और वीसीसी का पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ डाटा जीरो का पॉइंट दिया हुआ है। और ग्राउंड कंपलसरी है, ग्राउंड देना ही होगा। इसमें ग्राउंड नहीं लिखा हुआ है, मगर ग्राउंड आपको देना है। ग्राउंड कहीं से भी आप दे सकते हैं, पूरा जगह ग्राउंड ही ग्राउंड भरा हुआ है। मोबाइल का अप्रॉक्स 80% एरिया जो है ग्राउंड ही होता है, बाकी % में आपको वायरिंग रहता है। तो यहाँ ग्राउंड भी है आपका, ग्राउंड भी दे सकते हैं। ग्राउंड हमारा कंपलसरी है, चाहे यूएसबी प्लस करे या आईएसपी प्लस करे या कुछ भी करे। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ये 6 तरह का वायरिंग है। 6 तरह का वायरिंग का काम क्या है, थोड़ा सा हम लोग इसका डिस्कस कर लेते हैं। हम लोगों ने अभी तक यूएसबी फ्लैश में देखा था, हमारे 4 तरह के वायर रहते हैं यूएसबी वायर में। क्या क्या रहते हैं, तो उसमें रहता है चार्जिंग प्लस, चार्जिंग माइनस, डेटा प्लस, डेटा माइनस, डीपी, डीएम और चार्जिंग प्लस, चार्जिंग माइनस। तो वो डाटा केबल के लिए था, मगर यहाँ पे आपका 6 तरह का रहेगा। तो 6 तरह में ये काम क्या क्या कर रहा है, तो ये वीसीसी और वीसीसीक्यू, ये जो दो है, ये आपका पावर सप्लाई का काम करता है। ये दोनों पावर सप्लाई काम करता है। ये एमएमसी को 2 पावर सप्लाई चाहिए होता है प्रोग्रामिंग के लिए, एक वीसीसी और वीसीसीक्यू। तो इस पावर सप्लाई का एक नाम और भी है, इसको हम कहते हैं 1.8 वोल्ट, 2.8 वोल्ट। वीसीसी का नाम जो है 2.8 वोल्ट है, और वीसीसीक्यू का नाम है 1.8 वोल्ट। ठीक है, इसका नाम है 1.8 वोल्ट, इसका नाम है 2.8 वोल्ट। अगर गूगल पे आपने कुछ इमेज सर्च किया और वहां पे आपको वीसीसी और वीसीसीक्यू ना लिखा हुआ आया, मान के चलिए हम कुछ इमेज सर्च करते हैं, आईएसपी पिनआउट्स, चलिए हम कुछ इमेज सर्च करते हैं आईएसपी पिनआउट्स का। तो यहाँ हमने देखा कि यहाँ भी 6 तरह का तार दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। सीएल के सीएमडी, डाटा जीरो किधर गया, डाटा जीरो नीचे अलग, ये इमेज को ओपन कर, इसमें डाटा जीरो नहीं दिखा रहा है, चलिए यहाँ पे है। देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं, ग्राउंड है, सीएमडी है, सीएलके है और डेटा जीरो है। और यहाँ पे 2.8 वोल्ट लिखा हुआ वीसीसी और 1.8 वोल्ट लिखा है वीसीसीक्यू। अगर आपको गूगल पे किसी मोबाइल का आप इमेज सर्च कर रहे हैं, आईएसपी पिनआउट सर्च कर रहे हैं, आईएसपी पिनआउट इस तरह से मॉडल नंबर डाल के हम लोग सर्च करते हैं, या आप भी सर्च कीजिएगा, तो आईएसपी का हम पिनआउट सर्च कर रहे हैं और यहाँ पे अगर वीसीसी और वीसीसीक्यू ना लिखा हुआ आया, सिर्फ ओनली लिखा हुआ आ रहा है 2.8 वोल्ट, 1.8 वोल्ट, तो हम इसको ये समझेंगे कि 2.8 वोल्ट जो है वीसीसी का लाइन है और 1.8 वोल्ट जो है वीसीसीक्यू का लाइन है। इसको हम लोग इस तरह से डायग्नोस करेंगे और उसी तरह से हम जंपर करेंगे। ऐसा नहीं कि उल्टा नहीं कर देंगे, उल्टा करने से इमेमसी डैमेज होने का चांसेस बना रहेगा, क्योंकि वोल्टेज सप्लाई उल्टा जाएगा। यहाँ पावर सप्लाई का बात होता है, वहां पे हम लोग सावधानी बरतते हैं। हम लोग प्लस को माइनस और माइनस को प्लस नहीं कर सकते। हम लोग लो वोल्टेज में हाई वोल्टेज और हाई वोल्टेज में लो वोल्टेज सप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ जहाँ वोल्टेज का सवाल है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, वीसीसी जो है 2.8 वोल्ट नाम से जाना जाता है और वीसीसीक्यू जो है 1.8 वोल्ट के नाम से जाना जाता है। इस तरह से हम लोग यहाँ वायरिंग करते हैं। अब वायरिंग में क्या है कि यहाँ अब वीसीसी और वीसीसीक्यू के बारे में तो आप समझ गए। ये ग्राउंड है, ग्राउंड कंपलसरी ये देना ही देना है, माइनस पॉइंट तुमको देना ही देना है। अब ये क्लॉक रेट है, ये क्या करता है कि आपके डेटा का स्पीड, किस स्पीड में आपका डेटा राइट होगा, उस स्पीड को ये डिफाइन करता है। ये उस स्पीड के लिए क्लॉक रेट, ये उस स्पीड के लिए है कि आपका डेटा 12 MB में जाएगा या 6 MB में, कम स्पीड में भी डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, मैक्सिमम स्पीड में भी डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। ऑटो में मैक्सिमम स्पीड आपका
या अगर आपका ऑटो में नहीं ले रहा है, डेटा एरर मार रहा है, तो हम उसका स्पीड लो भी यहाँ से कर सकते हैं। ये जगह स्पीड लो करने के लिए, डेटा राइटिंग स्पीड को या रीडिंग स्पीड को लो करने के लिए। अब इसके बाद बच गया CMD और डेटा जीरो। तो ये जो है कमांड लाइन और डेटा लाइन जो है, ये आपका डेटा का आदान प्रदान करता है, डेटा को रीड एंड राइट करने में काम आता है। हर डेटा को रीड एंड राइट करने के लिए 2 लाइन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे CMD और डेटा जीरो आपको डेटा को रीड एंड राइट का काम करता है। इसके लिए कोई चेंजेस हम नहीं कर सकते हैं। ये बाय डिफॉल्ट जो उसका डेटा राइटिंग है वो उसी स्पीड में करेगा। स्पीड डिफाइन यहाँ हो जाएगा। डेटा राइटिंग को हम किसी तरह से इंटरप्ट या मैनुअली कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इसीलिए इसका सेटिंग यहाँ पे नहीं दिया होगा, इसी वजह से कोई सेटिंग यहाँ नहीं है। तो हम लोग जब मोबाइल में जम्पर करते हैं, तो हम जम्परिंग करने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा? देखिए कंपलसरी में क्या क्या है मैं बता दूं। कंपलसरी में हम लोग डेटा जीरो, CMD, CLK और ग्राउंड, ये 4 तार ही हम लोग जम्पर करेंगे। अगर हमारा USB सही है, तो हमारे मोबाइल का USB अगर सही है, तो हम इस 4 तार को ही जम्पर करेंगे। और VCC और VCCQ के सप्लाई के लिए हम क्या करेंगे? तो USB केबल का सहारा लेंगे। USB केबल कहाँ लगाएंगे? तो बॉक्स के यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि इसमें एक ओवर प्रोटेक्शन लगा हुआ रहता है। USB केबल के यहाँ लगाएंगे और मोबाइल के चार्जिंग जैक में उस USB केबल को लगा देंगे। और हमारे पास बचा कितना जम्पर? तो सिर्फ ओनली 4। CMD करेंगे, CLK करेंगे, डेटा जीरो करेंगे और ग्राउंड कर देंगे। ग्राउंड के लिए थोड़ा मोटा तार मार देंगे, ठीक है, ताकि किसी तरह से इंटरप्शन ना हो। और तार का जो हम लोग जंपरिंग करेंगे, तार का मिनिमम साइज जो है, मतलब कम से कम मैं या मैक्सिमम साइज हम कर सकते हैं, उसका मैक्सिमम साइज 3.5 से 4 इंच से ज्यादा नहीं रखते हैं। मैक्सिमम साइज 3, 3.5, 3 से 4 इंच के बीच में हम लोग तार का डिस्टेंस रखेंगे, ताकि रेजिस्टेंस क्रिएट ना हो, डाटा अनइंटरप्टेड रहे और अच्छे से राइट हो, ठीक है। तो ज्यादा बड़ा तार रहेगा तो डाटा राइटिंग में प्रॉब्लम आएगा, इंटरप्शन होगा। तो हम लोग तार का साइज 3.5 से 4 इंच का ही तार का साइज रखेंगे। और ये 3 तार ही हमको जंपर करना रहता है। बाकी VCC और VCCQ के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो USB केबल का सहारा लेते हैं। USB केबल जब हम लोग लगाते हैं, तो CPU क्या करता है कि ये 2 सप्लाई आपका बना करके VCC और VCCQ के लिए 2.8 और 1.8 ये आपके eMMC को दे देता है। अब यहाँ कनेक्टिविटी के रिगार्डिंग कुछ सवाल हो तो 1-2 मैं पूछ लेता हूँ। फरमान अली जी, कनेक्टिविटी रिगार्डिंग कुछ सवाल है तो बताइए। यस सर। हाँ बोलिए। सर ये जो हमारा ISP अडेप्टर है, ये जो हमारा ISP अडेप्टर है सर, यही हाँ, जब हम इसे कनेक्ट करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो सर हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा ISP अडेप्टर ओके है या डिस ओके है? तो आगे क्लास में बताएंगे, पहले कनेक्टिविटी तो सीख लीजिए। तो आगे क्लास में हम बताएंगे कि ISP अडेप्टर आपका, अब ISP अडेप्टर खराब है, सब मोबाइल में ही ये दिक्कत कर रहा है, तब तो ISP अडेप्टर खराब है। अगर किसी एक पर्सनल स्पेसिफिक मोबाइल में दिक्कत कर रहा है, इसका मतलब मोबाइल खराब है। हम लोग कैसे डायग्नोस करते हैं डाटा केबल को? सर इसमें ISP अडेप्टर में सर केबल से फ्लैशिंग कोई करते तो हैं ना, रीडिंग आती होगी जी हम सर। लोग डाटा केबल से फ्लैश करते हैं जी। अगर हम लोग किसी एक मोबाइल को फ्लैश कर रहे हैं और उस मोबाइल का फ्लैशिंग नहीं हो रहा है और बाकी सब मोबाइल का फ्लैश हो रहा है, तो अब डाटा केबल खराब है या मोबाइल खराब है? सर वही मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैंने इससे सर कई फोन कर देखे हैं सर, कनेक्ट नहीं हो पाते। और मैं करता हूँ तो हो जाते हैं। चलिए आगे क्लास में तो बताते सर हैं। यही तो डायग्नोस्ट करना चाहते हैं सर, इसमें कोई तो वोल्टेज आती होगी जिससे हमें पता चले कि हमारा ISP यहाँ ओके से है। हमें कोई वोल्टेज नहीं देना है, यहाँ पे हमें कोई वोल्टेज नहीं देना है। हमें सिर्फ नहीं यहाँ नहीं, जो वोल्टेज का काम यहाँ पे आपका मिनिमल वोल्टेज आएगा, जो आपका मीटर डायग्नोस नहीं कर पाएगा। ये मीटर आपका डायग्नोस नहीं कर पाएगा, ठीक है, इस वोल्टेज को। और अगर हर मोबाइल में आपका ISP अडेप्टर प्रॉब्लम कर रहा है, हर मोबाइल में, तो पहला आप एक काम कीजिए कि ISP जम्पर वायर आप कितना लंबा रखते हैं? सर यही रहता है 3-3.5 इंच का। नहीं, दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक अप्रोक्सीमेटली हमने 3-4 हजार स्टूडेंट को ट्रेनिंग दे चुका हूँ। मुझे तो ऐसा कुछ रिपोर्ट नहीं आया कि उनका कोई भी मोबाइल आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है। अगर कोई भी मोबाइल आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है तो आपका अडेप्टर खराब है। देखिए क्या क्या खराब हो सकता है, मैं सब बता रहा हूँ। या तो ये अडेप्टर खराब है, ठीक है, या तो ये कॉम पोर्ट का जो यहाँ, अच्छा eMMC निकाल के काम करते हैं आप? EMM से निकाला काम हो जाता है सर। होता है जी अभी मैं eMMC नहीं बताऊंगा। और आपका क्लास जब खत्म होगा ना, तो मुझे उम्मीद है कि आप जी eMMC निकाल के काम करना पसंद करोगे। जी सर ओके। तो यहाँ जो है हमारा अडेप्टर खराब हो सकता है। इस अडेप्टर को एक बार जो है ना वैल्यू चेक कर लीजिए। वैल्यू चेक करने आता है कि पिन आउट्स पे सर वैल्यू यही आ तो रहे पूछ रहा हैं। हूँ सर,
वैल्यू किस तरह चेक वैल्यू करनी है? ग्राउंड पे जो है माइनस पॉइंट को रखिएगा, मीटर के जी। माइनस पॉइंट को ग्राउंड पे यहाँ पे रखिएगा इस जगह पे, और रेड वाले वायर से यहाँ पे चेक कीजिएगा अगर कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है वो, ठीक है, कुछ वैल्यू, तो इसका मतलब आपका यहाँ पे सप्लाई आ रहा है। वैल्यू मतलब हम लोग कंटिन्यूटी में मीटर को रखेंगे, मीटर रहेगा कंटिन्यूटी में, ग्राउंड पे रहेगा ब्लैक प्रॉड, और पहले प्रॉड को सही से लगा लीजिएगा, बैटरी चेक कर लीजिएगा, प्रॉड से पहले बैटरी का वोल्टेज चेक कर लीजिएगा, अगर माइनस प्लस उल्टा रहेगा तो उसको सीधा कर लीजिएगा, माइनस प्लस सही जगह से इसमें लगा हुआ रहना चाहिए अपने मीटर में, और उसके बाद ब्लैक प्रॉड को हम लोग यहाँ रखेंगे और रेड प्रॉड से हम लोग इस जगह का वैल्यू चेक कर लेंगे, ठीक है, ये वैल्यू दे रहा है या नहीं, अगर ये वैल्यू देगा तो सप्लाई भी देगा, ठीक है। और ऐसे हमारा जंपरिंग का जो तरीका है, मान लीजिए हमारा जंपरिंग का जो तरीका है, हम लोग मिनिमम जंपर में काम करने के लिए सिर्फ 3 तार मारते हैं, एक तार ग्राउंड तो कहीं भी मार दें, और वीसीसी और वीसीसी क्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, डाटा केबल का इस्तेमाल करेंगे, हमारा कनेक्टिविटी प्रॉपर रहेगा, किसी तरह का इंटरप्शन नहीं रहेगा, हम लोग इसी तरह कनेक्टिविटी करते हैं और सभी करते हैं, मैं भी करता हूँ, सभी करते हैं, कुछ भी नहीं तो मैं तो ऐसे शॉप पे काम नहीं करता हूँ, मगर कुछ फ्रेंड्स वगैरह का मोबाइल ऐसे ऑफिशियल में, ऑफिस में बहुत सारे हैं, तो किसी न किसी का कभी ना कभी मिलता ही रहता है, ऐसे ही लोकल कुछ हैं वो दे देते हैं मोबाइल, तो हफ्ता में 2-4 मोबाइल तो अनलॉक कर ही देता हूँ ओप्पो वगैरह के, सप्ताह में 2-4 अनलॉक हो ही जाता है, वो भी आईएसपी से। तो चलिए ठीक है, फरमान लीजिए, आपका कनेक्टिविटी थोड़ा देख लीजिएगा, वैल्यू चेक कर लीजिएगा। गोपाल सिंह, हेलो हाँ बोलिए। सर, जो एमटीकी का जो आईएसपी पिन आउट और जो एमटी के यहाँ हम Qualcomm लोग काम नहीं कर, हम लोग एमएमसी का काम कर रहे हैं यहाँ। सुनिए ना आप अब जो हाँ, क्वालकॉम का जो आईएसपी पिन आउट हम करते हैं उसमें क्या वीसीसी दोनों के में वीसीसी की छोड़ देंगे? यहाँ मैंने अभी तक आपको क्वालकॉम एमटी के और स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं कहा, मैंने सिर्फ कहा मदरबोर्ड के बारे में। जब आईएसपी करेंगे हम तब जो आईएसपी में मैं वही बात कर रहा हूँ, बीसीसी की छोड़ देंगे क्या? सब में अगर आपका चार्जिंग जैक सही है, मैंने कहा क्या, अगर आपका चार्जिंग जैक सही है, अगर आपका डेटा लाइन सही है, बात समझिए मेरी, अगर आपका स्ट्रिप सही है, चार्जिंग कनेक्टर सही है, वो नॉर्मली मोबाइल आपका कनेक्ट हो रहा है, पोर्ट बना रहा है, यहाँ पोर्ट बन रहा है, पोर्ट कब बनता है, जब हमारा चार्जिंग कनेक्टर सही होता है। तो यहाँ जब हमारा मोबाइल पोर्ट बना रहा है तो हम इस सप्लाई को यहाँ से दे देंगे, यहाँ से हम इस सप्लाई को दे देंगे डाटा केबल के थ्रू, तो हमारा क्या हुआ, हमारा वीसीसी और वीसीसी क्यू का सप्लाई देने का जरूरत नहीं रही है, 2 तार हमारा जरूरत नहीं है जंपर मारने का। ठीक है, थैंक यू। राम केसी, हाँ सर जी पूछिए थोड़ा। हाँ सर, हम पीसी से यूएसबी केबल दे नहीं सकते क्या? केबल उसका थोड़ी ना आता है। नहीं सर, मतलब जो यूएसबी लगा होता है ना, आप दे मोबाइल। सकते हैं, मैंने कब मना किया, मैंने मना तो नहीं किया, मैं आपके जंपर वायर को, आप ही सोचो 6 तार आप जंपर करोगे तो प्रोबेबिलिटी चांसेस क्या बनता है, टूटने का चांसेस तो रहता है ना, या एक दूसरे सटने का तो चांसेस रहता है। जंपर वायर में वार्निश लगा हुआ रहता है, वो क्या करता है, एक दूसरे को शॉर्ट नहीं होता, मगर थोड़ा बहुत रगड़ खाने के बाद उसका वार्निश निकल जाता है। वार्निश जानते हो? नहीं सर, मेरा मतलब जो मैं कह रहा हूँ कि जो बीसीसी और बीसीसी क्यू के लिए जो हम यूएफआई से बॉक्स से देते हैं केबल, वो बॉक्स ना देकर डायरेक्ट पीसी से देने से क्या होगा? हाँ पीसी से दे सकते हैं, मगर चार्जर से मत दीजिएगा। अच्छा, चार्जर से मत दीजिएगा, पीसी से दे सकते हैं, कंप्यूटर से आप अपने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कंप्यूटर में भी ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन रहता है और आपके यूएफआई बॉक्स में भी ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन है, तो पीसी भी सप्लाई उतना ही देगा जितना आपका ये सप्लाई देगा। पीसी से कनेक्ट कर सकते हैं, मगर पीसी से हमने इसलिए नहीं बोला, इसका एक वजह है कि आपका एक पोर्ट तो यहाँ बच गया ना, एक्स्ट्रा पोर्ट। हाँ। क्या अब मान के चलिए आपको पीसी में कम पोर्ट है, तो एक पोर्ट तो आपको यहाँ से मिल गया ना काम के लिए। ठीक है। हेलो, हाँ रामकेश जी बोलिए। सर ये आपने जो बताया वीसीसी और वीसीसी क्यू डाटा केबल से कनेक्ट कर सकते हैं सर, तो उसमें तो ग्राउंड भी रहता है ना, ग्राउंड अगर जंपर नहीं देंगे तो भी होगा कि? नहीं 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 नहीं, जंपर दे देना, उसमें जंपर दे देना, ग्राउंड में जंपर देना। वो सप्लाई सीपीयू को थ्रू जा रहा है ना। हम लोग जब डाटा केबल से काम करते हैं, चलिए 2 मिनट इस पर डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग जब डाटा केबल से काम करते हैं तो सप्लाई किस तरह से रन करता है, वो सप्लाई रन करता है हमारे डाटा केबल से होते हुए, डाटा कनेक्टर से होते हुए, फ्लैक्स केबल से होते हुए वो सीपीयू को जाता है।
सीपीयू फिर उसके बाद क्या करता है, ये सारा सप्लाई बना करके ईएमएमसी को फिर प्रोग्राम देता है। ईएमएमसी हमारा मेन स्टोरेज है। हम यहाँ काम कर रहे हैं, हम किसी आईसी को प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, हम लोग ईएमएमसी को प्रोग्राम कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग सीधे स्टोरेज को प्रोग्राम कर रहे हैं। हम यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, हम आईसी को फॉरगेट कर रहे हैं। यहाँ जो हमारा मेन चिपसेट है, जो क्वालकॉम, एमटीके, स्पेक्ट्रम, जो भी चिपसेट है, वो हमारे टारगेट में नहीं है। ये हमारे टारगेट में अब है डायरेक्ट ईएमएमसी, हमारा स्टोरेज, हमारा हार्ड डिस्क, वो हमारे टारगेट में है। उसको हम प्रोग्राम कर रहे हैं, डायरेक्टली प्रोग्राम कर रहे हैं वहां से। इसीलिए देखिए, ओप्पो और रियलमी का मोबाइल जो है, आप लोगों ने तो सुना होगा, क्या सुना, क्या देखा भी होगा कि वो डाटा केबल से अनलॉक नहीं होता है। यहाँ से कैसे अनलॉक होता है? तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कहानी। हमारा ऑथेंटिकेशन, जो ऑथेंटिकेशन उन्होंने डाला है ओप्पो वाले, रियलमी वालों ने, वो ऑथेंटिकेशन है कहाँ पे? वो ऑथेंटिकेशन है सीपीयू में। हमारा ईएमएमसी में ऑथेंटिकेशन नहीं है, वो ऑथेंटिकेशन सीपीयू में। जब हम जैसे डाटा केबल लगा के उसको अनलॉक या फ्लैश करने जाते हैं, तो वो हमसे ऑथेंटिकेशन मांगता है। तो ऑथेंटिकेशन का प्रोग्राम सीपीयू के अंदर है। अब चूंकि हमने डायरेक्ट ईएमएमसी को टारगेट किया, हमारा जंपरिंग जो भी है, या हमने ईएमएमसी, मान के चलिए आप जंपर मत कीजिए, आपको एथरियस अनलॉक करना, किसी मोबाइल को अनलॉक करना, जंपर मत कीजिए, उसका ईएमएमसी निकाल के सिर्फ आप अनलॉक कर सकते हैं। वो भी आगे हम बताएंगे। ईएमएमसी और आईएसपी दोनों ही टारगेट करता है आपके ईएमएमसी को, ये सीपीयू को टारगेट नहीं करता है। अब डाटा केबल हमने लगाया, तो उसका क्या काम है? तो उसका काम सिर्फ इतना ही रह गया है कि वो वीसीसी और वीसीसी को का सप्लाई प्रॉपर दे सके, वो प्रॉपरली सप्लाई दे सके हमारे ईएमएमसी को, ताकि हमारा ईएमएमसी काम कर सके। वो सिर्फ सप्लाई के काम आता है, उस समय वो अनलॉकिंग के काम नहीं आता है। और ये जब हम लोग करेंगे, अनलॉक करेंगे, तो हमारा डायरेक्ट पोर्ट बनता है। जैसे ही हम आईएसपी कनेक्टिविटी बनाएंगे और डाटा केबल लगाएंगे और कंप्यूटर में कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ डायरेक्ट आपका 9008 पोर्ट बन जाएगा डायरेक्टली। तो यहाँ हमारा आईएसपी का डाउट आई थिंक क्लियर हो चुका है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। शेख जी, लास्ट का सवाल आपसे पूछ लेते हैं। शेख जी, चलिए कोई नहीं। तो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। हमारा कनेक्टिविटी अब हो चुका है क्लियर। यहाँ हमने कनेक्टिविटी जान लिया कि हमारे मोबाइल को हम कैसे कनेक्ट करेंगे। हमारे पर, हम पे डिपेंड करता है। अगर हमको मन नहीं है डाटा केबल लगाने, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट 2 जंपर मार देंगे, वो भी डाटा केबल का काम कर लेगा। हमारा सप्लाई देने से मतलब हमको ईएमएमसी को, डायरेक्ट ईएमएमसी को सप्लाई देना है हमको, और कुछ नहीं। अगर हमको डाटा केबल नहीं लगाना है, तो यहाँ से 2 जंपर मार लेंगे, या डाटा केबल लगाएंगे तो ये 2 जंपर का काम वो डाटा केबल कर देगा हमको। अब ये हमारा कनेक्टिविटी था। अब कनेक्टिविटी के बाद आता है हमारा ईएमएमसी आइडेंटिफिकेशन। चाहे अगर हम आईएसपी करेंगे, तो यहाँ पे आईएसपी को टिक आउट कर देंगे, अगर हम ईएमएमसी करेंगे तो इस आईएसपी को अनटिक कर देंगे। तो हमारा यहाँ है कनेक्टिविटी। अब कनेक्टिविटी भी हम लोग क्लियर हो गया। अब हमारा ईएमएमसी हम आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ एरर आ गया। ये एरर जो है, ऐसे एरर्स अगर आते हैं हमारे पास, तो हम क्या क्या करते हैं। सबसे पहला बात, अगर हमारे पास सीएमडी सीएल के डाटा जीरो नॉट कनेक्टेड प्रॉपरली, ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है, तब हम क्या करेंगे? तब हम अपने आईएसपी कनेक्शन को चेक करेंगे। बहुत समय ऐसा होता है कि हम अपने आईएसपी के वायर को लंबा कर देते हैं, इस वजह से भी कनेक्टिविटी नहीं हो पाता है। या तो फिर कोई लाइन जो है आपके मदरबोर्ड से डैमेज है। जैसे कि यहाँ सीएलके में आप देख सकते हैं, यहाँ सीएलके पॉइंट है। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ इसको। यहाँ आप देख सकते हैं सीएलके पॉइंट लगा हुआ है, इसके साथ में सटा हुआ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अगर ये रेजिस्टेंस गलती से रिमूव हो गया, या ये डैमेज हो गया, या टूट गया सोल्डिंग आयरन की वजह से, तो फिर वो एरर आएगा। ये एरर आपका आएगा, ठीक है। तो ये एरर को हम एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा।
मेरी आवाज आ रही है? महंतेश अपोलो, मेरी आवाज आ रही है? महंतेश अनम्यूट को थोड़ा बोलिएगा, मेरी आवाज आ रही है? कोई चैट में डाल दीजिएगा मेरी आवाज आ रही है। चलिए ठीक है, ओके ओके ओके, चलिए ठीक है, बस बस ठीक है, काफी है। तो यहाँ पे अब हमारा अगर सीएल के पॉइंट डैमेज हो जाता है तो हम इसका पहले हमको मदरबोर्ड का रिपेयरिंग करना होगा, तभी हम आईएसपी कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और इस सब कंडीशन में जो है मैक्सिमम चांसेस रहता है मोबाइल डेड हो जाने का। तो आप लोग कभी भी अगर आईएसपी कीजिए तो मेरा राय यही रहेगा कि कंपलसरी है थोड़ा सा माइक्रोस्कोप यूज कीजिए, क्योंकि मेरे यहाँ तो आपको बहुत बड़ा बड़ा दिखा होगा, ये बहुत बड़ा इमेज दिखा होगा, मगर एक्चुअली मदरबोर्ड में जो है ना, ये खुली आंखों से अच्छे से दिखती भी नहीं है, या इसके ऊपर ये लगा हुआ रहता है, क्या बोलते हैं, पेस्ट वगैरह लगा रहता है, ब्लैक पेस्ट लगा हुआ रहता है, तो दिखती भी नहीं अच्छे से। तो हम आप माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करें जब भी आप ये आईएसपी का जंपरिंग करें, आपके लिए बेटर रहेगा, आपको परेशानी नहीं होगी। तो हमेशा यहाँ पे आप माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करें जब भी आप जंपरिंग करें। तो इस तरह का अगर एरर आता है तो हम पहले अपने लाइन को चेक करते हैं, हमारा कनेक्टिविटी चेक करते हैं, कहीं कोई वायर तो नहीं टूट गया, कहीं कोई रेजिस्टेंस तो नहीं कवड़ गया, या तरह तरह की चीजें हम लोग पहले अपने हार्डवेयर में चेक कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे में लिखा फेल टू इनिशियलाइज ईएमसी रिटर्न कोड इतना, CMD1 एरर, रिस्पॉन्स इतना इतना, ये सब लिखा, और नीचे कुछ टिप्स दिए हुए हैं। यहाँ कुछ टिप्स दिए हुए हैं। ट्राई टू सेलेक्ट करेक्ट VCC एंड VCCQ मैनुअली, और ट्राई टू डिक्रीज क्लॉक स्पीड, ट्राई टू यूज 1 बिट कनेक्शन। ठीक है, यहाँ 3 चेंजेस करने के लिए आपको बोला हुआ है। तो VCC और VCCQ का तो यहाँ पे चेंजेस, क्लॉक स्पीड का यहाँ चेंजेस है, और बीट का जो है बस बीट का यहाँ पे चेंजेस है। तो इस चेंजेस को अगर इस तरह का एरर आता है हमारा ईएमसी, अब आपका मान के चलिए सब कुछ सही है, आपने आईएसपी भी सही से किया, क्लॉक भी सही है, रेजिस्टेंस भी सही है, सब कुछ सही है, और फिर भी अगर आपका एरर आ रहा है तो यहाँ पे कुछ मैनुअली हमको चेंजेस करना पड़ता है, जो चेंजेस कुछ इस तरह से हैं। पहला चेंजेस जो है, अगर हम VCC को 3.3 वोल्ट रखते हैं तो हमारा VCCQ 3.0 वोल्ट होगा, या तो फिर 2.8 वोल्ट होगा, या तो फिर 1.8 वोल्ट होगा। कभी भी ये पैरेलल नहीं होगा, VCC और VCCQ कभी भी पैरेलल नहीं होगा। VCC से छोटा हमेशा VCCQ होगा, इसका वोल्टेज हमेशा छोटा रहेगा। तो इस तरह से हम लोग इसका चेंजेस करेंगे, 3.0 वोल्ट, 2.8 वोल्ट, या फिर 1.8 वोल्ट। अब अगर हमारा VCC को हम 3.0 वोल्ट पे सेट करते हैं तो अब हमारा VCCQ जो है 2.8 वोल्ट पे सेट होगा, या तो फिर 1.8 वोल्ट पे सेट होगा। ये कभी भी पैरेलल भी नहीं रहेगा और ये कभी बड़ा भी नहीं होगा। अगर इस तरह सेटिंग करके हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया तो हो सकता है मे बी वो सप्लाई कर दे, और हो सकता है मे बी EMMC डैमेज होने का चांस रहता है। ठीक है, मे भी डैमेज हो सकता है, कंफर्म नहीं हो सकता है। तो हम लोग कभी भी VCC को बड़ा रखेंगे और VCCQ को छोटा रखेंगे। यहाँ अगर हम 3.0 वोल्ट रखते हैं तो इसको 2.8 वोल्ट रखेंगे, या तो 1.8 वोल्ट रखेंगे। और यहाँ अगर हमारा 2.8 वोल्ट है जो इसका यूनिवर्सल नेम है, तो यहाँ लास्ट चेंजेस आपका 1.8 वोल्ट होगा, इससे नीचे कोई चेंजेस नहीं। ये रहा VCC और VCCQ का चेंजेस। अब इसके बाद आता है हमारा क्लॉक स्पीड का चेंजेस। अगर आपके पास पुराना EMMC है, कोई पुराना EMMC आया 16 GB का, 8 GB का, देखिए 16 GB में नया मोबाइल भी है, ये बात का ध्यान रखिएगा, नया मोबाइल 16 GB में। अगर पुराना मोबाइल है जैसे 2016, 17, 18 तक का मोबाइल है, इस तरह का मोबाइल है, तो उसका मेगाहर्ट्ज थोड़ा कम कर लीजिएगा, 6 मेगाहर्ट्ज से लेकर 12 मेगाहर्ट्ज तक में उसका चेक कीजिएगा। 6 मेगाहर्ट्ज से 6 मेगाहर्ट्ज या 12 मेगाहर्ट्ज पे उसको चेक करेंगे। ठीक है, क्लॉक स्पीड है, आपके रीडिंग राइटिंग स्पीड को डिस्कस करता है कितने में ये रीडिंग राइटिंग होगा। ऑटो में रहेगा तो आपका मैक्सिमम स्पीड जो EMMC का है उस स्पीड को डिफाइन कर देगा। अब यहाँ बस बिट था, जो कि पुराना EMMC है तो 1 बिट रखेंगे, या तो 4 बिट रखेंगे मिडिल टाइप EMMC, या न्यू EMMC तो 8 बिट में रखते हैं। हम लोग इस तरह से चेंजेस करते हैं। EMMC पे डिपेंड करता है कि मोबाइल का EMMC कौन से बीट का आया है। हर चीज को काम करने के लिए एक बीट रेट की जरूरत होती है, चाहे आपका टीवी का रिमोट ही क्यों ना हो, उसको भी एक बीट रेट की जरूरत होती है। तो वो बीट रेट अब डिपेंड करता है कि कौन से बीट पे। 3 बीट के हमारे पास EMMC आती है, 6 तरह की EMMC जो 3 बीटों पे काम करती है। पुराने EMMC के लिए 1 बीट, मिडिल टाइप EMMC के लिए 4 बिट, न्यू EMMC के लिए 8 बिट। इस तरह से हम इसका बिट डिफाइन करते हैं और इस तरह से हम इसका चेंजेस करते हैं। ये हमारा चेंजेस करने का तरीका है। VCC हमेशा बड़ा रहेगा, VCC को हमेशा छोटा रहेगा, इससे छोटा ही रहेगा, बड़ा नहीं रहेगा। और 2.8 वोल्ट पे भी रख सकते हैं, 1.8 वोल्ट पे भी रख सकते हैं।
या तो हमारा मैक्सिमम जो है ये ऑटो पे ही रहेगा। ठीक है, ऑटो पे ही रह के हम लोग ईएमसी को आइडेंटिफाई करते हैं। 1 मिनट थोड़ा सा। हाँ शेख जी बोलिए। शेख जी माइक अनम्यूट कर लीजिएगा, कुछ सवाल है यहाँ से तो पूछ लीजिए। चलिए कोई नहीं। महंतेश जी, हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जावेद जी। सर जिस जगह हम लोग आईएसपी करते हैं, जो भी कंपोनेंट पे मारते हैं, अगर वो कंपोनेंट शॉर्ट हुआ होगा या फिर वो लीक हुआ होगा तो उसकी वजह से भी इस तरह का मैसेज आ सकता है। यस, अगर अब देखिए, अब पहली बार आप आईएसपी कब मारते हैं? जब आपका मोबाइल या तो हैंग ऑन लोगो है, या तो वो फ्लैश करने के समय डेड बूट चला गया है, या तो फिर आप उसका डायरेक्ट पोर्ट बना रहा है। यही सब कंडीशन मैंने बताया था ना। जी। अब देखिए, अगर ये सब कंडीशन में मोबाइल है तो ऑब्वियसली वो शॉर्ट तो नहीं होगा। अच्छा। नहीं ना होगा। नहीं होगा। हाँ, क्योंकि प्राइमरी लाइन हो, सेकेंडरी लाइन हो, कोई भी लाइन अगर शॉर्ट हो गया है तो हमारा मोबाइल क्या होता है, मैक्सिमम टाइम आइडेंटिफाई नहीं होता है। अच्छा। ठीक है, जब हमारा मोबाइल ही आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है तो फिर हमारा डेड वुड रिपेयर का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है सर, जिस कंपोनेंट के साइड में वो पॉइंट देता है आईएसपी का, उधर ही मारना है, गलत नहीं मारना है ना? नहीं, इस देखिए क्या होता है कि ये रेजिस्टेंस का काम होता है कि प्रॉपर वोल्टेज का आउटपुट देना। इनपुट तो मान के चलिए उसका जो भी रहा, इनपुट उसका जो भी रहा, मान के चलिए 1 वोल्ट का इनपुट है तो उसको आउटपुट मान के चलिए 0.8 वोल्ट देना है। तो अब इधर से तो मेरा इनपुट जो है जा रहा है, इसका वन मान के चलिए यहाँ से 1 वोल्ट का इनपुट जा रहा है सपोज, मगर इसका आउटपुट सेक्शन जो है यहाँ से जो आउटपुट करेगा वो 0.8 वोल्ट का आउटपुट कर रहा है। अब अगर हमने यहाँ पे मार दिया इस जंपर को, तो आउटपुट कितना हो गया, ये आउटपुट सेक्शन में ज्यादा हो गया, 1 वोल्ट हो गया ना। हाँ जी। हाँ, तो ये क्या हुआ कि थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, हो सकता है डैमेज भी क्रिएट करे। ठीक है, ये एरर भी इस तरह से हो सकता है ना, गलती से हम लोग गलती से इधर मारने का इधर मार गए, हाँ तभी हाँ, तो चांसेस ऐसे होता नहीं है, डैमेज डेड नहीं होता है जल्दी, मगर फिर भी चांसेस बनता है। मेरे कहने का मतलब है कि चांसेस बनता है, आपकी गलती की वजह से एक चांसेस बनता है कि वो डेड हो जाए। तो मोबाइल डैमेज ही क्यों होती है, गलतियां करते हैं तभी ना होती है। सही बात, तो गलती से ही सीख जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कभी भी जंपरिंग जो पॉइंट दिया हुआ उस पॉइंट पे ही हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। महंतेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। महंतेश जी, दीपक कुमार जी। हेलो सर। सर जो आपने बताया कि ऑटो पे काम पोर्ट बन जाता है डायरेक्ट, जैसे एमएमसी खराब हो तो कभी कभार गिरने पर भी तो एक काम पोर्ट बन जाता है। हाँ, अब देखिए मेरे कहने का मतलब क्या है कि अब मान के चलिए मेरा लैपटॉप है, यस, इसका डायरेक्ट ओएस खराब हो गया, हार्ड डिस्क खराब हो गया, डायरेक्ट बैठे बैठे ही, मतलब कि हार्ड डिस्क ऐसे चलते चलते भी खराब होता है, पता होगा आपको। यस सर। और गिर गया मेरा लैपटॉप मेरे हाथ से, वो खराब और चलते चलते खराब, दोनों में कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है? यस, वो तो गिरने पर खराब हुआ है। गिरने पर खराब हुआ, दैट मींस कि उसका सॉफ्टवेयर तो नहीं गया होगा, प्रिंट कोई प्रिंट डैमेज हुआ होगा। यस। तो हमारा, हमने आपको बोला था कनेक्टिविटी के समय कि अगर हम लोग ईएमएमसी निकाल कर रख भी देंगे ना तो हमारा क्या बनेगा, कॉम्पोर्ट बन जाएगा। सीपीयू दैट मींस कि कॉम्पोर्ट बनाने का काम ईएमएमसी का नहीं है। यस, ईएमएमसी का काम नहीं है कॉम्पोर्ट बनाने का काम, वो सीपीयू का काम है वो। यस सर। ठीक है, क्लियर? यस। चलिए ठीक है, वरुण जी। सर जो क्लॉक और बॉस लिखा हुआ है उसी के बारे में थोड़ा और। क्लॉक जो है आपके रीडिंग राइटिंग स्पीड को डिफाइन करता है, आप किस स्पीड में, जैसे कि आप देखिए आपको कहीं जल्दी जाना है, आपको ऑफिस घर से निकले और शॉप के लिए आपको जल्दी जाना है, तो क्या रफ्तार आपका तेज रहता है ना, थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलते हैं। अब आपको आराम से जाना है, घर को जाना, दुकान से घर को जाना है, थोड़ा आराम से निकलो, चलो आराम से जाते हैं, आप घर में तो उतना कुछ खास काम नहीं, आराम से चलते, तो वो हुआ आपका स्पीड।
काम के जी समय जो स्पीड जो होता है ना, जैसे कि ये काम कर रहा है, हमारा डेटा रीड एंड राइट कर रहा है, तो ये स्पीड को डिफाइन करता है। ये सब जो हम लोग यूएसबी से फ्लैश करते हैं ना, तो ये सारा डिफाइन करता है कौन, सीपीयू। वो डिफाइन करके एमएमसी को देता है कि तुम स्पीड में राइट हो, तुम इस स्पीड में काम करो। जैसे कि हमारा बहुत सारा मेमोरी कार्ड आता है, देखते हैं ना, क्लास 10, क्लास 8, क्लास 9, ये जी सब। जी जी तो क्यों होता है? क्योंकि उसमें एक स्पीड रहता है रीडिंग राइटिंग का। जी जी स्पीड जो है हर हर प्रोग्रामिंग में, आप यूएसबी 3.0 इस्तेमाल करते हो उसमें भी स्पीड है। हर चीज में, बाइक में स्पीड, अब जितना सीसी उतना स्पीड। कम स्पीड में भी चला सकते हैं, ज्यादा स्पीड में चला सकते हैं। मान के चलिए बाइक खराब होगा तो कम स्पीड में हम लोग चला चला के जाएंगे। मान के लिए इसका एमसी थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है रीड एंड राइट में, तो हम लोग कम स्पीड पे रीड एंड राइट करेंगे। बात समझ गए? जी इसलिए जी इस speed को हम लोग मैनुअली अटैच करते हैं, ताकि अगर मान के चलिए ऑटो में ये क्या करता है ना, कि ये मैक्सिमम स्पीड को उठा लेता है। हम जब ऑटो में आइडेंटिफाई करते हैं तो मैक्सिमम स्पीड को उठा लिया। अब मैक्सिमम स्पीड में एरर आने लगा मेरा, तो हम क्या करेंगे, स्पीड को थोड़ा डिक्रीज करके देखेंगे। 12 पे ले जाएंगे, या यूएमसी के हिसाब से 16 पे ले जाएंगे, या 6 पे ले जाकर इसको एक बार डिक्रीज करके हम लोग स्पीड को देखेंगे कि रीडिंग राइटिंग में स्पीड में दिक्कत कर रहा है कि नहीं कर रहा। आपका मैक्सिमम कब प्रॉब्लम आएगा ऐसा, जैसे कि आपने किसी एमएमसी का डम फाइल रीड करना चाहा या राइट करना चाहा, राइटिंग के समय, रीडिंग के समय अगर बीच में आपका एरर आ रहा है, रीड राइट में बीच में अटक जा रहा है, बार बार एक जगह फेल मार दे रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग मेगा हर्ट्ज को डिक्रीज करके देखेंगे उस कंडीशन में। ठीक है। महंतेश जी सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। आपका अगर कुछ सवाल है तो चैट में डाल दीजिए महंतेश जी। चलिए कोई बात नहीं है। वरुण जी बोलिए, तो आगे बढ़े हम। हाँ सर ठीक है। ये जो बॉस हुई सर लिखा हुआ है उसी के बारे में थोड़ा ज्यादा क्लॉक समझ में आया। ठीक है, म्यूट हो जाइए, म्यूट हो जाइए। जी विजय गुप्ता जी। हेलो हाँ बोलिए। सर, बोल रहे हैं अभी जब हम लोग कनेक्ट करते हैं आपकी तो आवाज रजिस्टर क्लियर नहीं आ रहता है। रही है। हाँ बोलिए। हेलो हाँ हाँ बोलिए। सर, जब हम लोग एचडी कनेक्ट करते हैं तो जो रजिस्टर रहती है उस पे जो वायर लगाते हैं, अगर वायर कभी क्या जो खोलते समय अगर रजिस्टर थोड़ा ओपन रह जाए तो सेट ऑन होती है या नहीं सर? नहीं होगी। क्लॉक की अगर वायरिंग अगर आपकी खुल गई है, तो हाँ वो जी। रेजिस्टेंस ओपन हो गई है या गिर गई है या खो गई है, तो फिर हाँ आपको जी। सेम सेम वैल्यू की रेजिस्टेंस या तो सेम मदरबोर्ड से निकाल के लगाइए, या तो सेम वैल्यू की रेजिस्टेंस आपको जब बोर्नियो में क्लास करेंगे आप लोग, तो आपको पता चलेगा कि हाँ सेम जी। वैल्यू की रेजिस्टेंस कहाँ होती है, वहां से आपको सेम वैल्यू की रेजिस्टेंस खोल के लगानी होगी, सेम वैल्यू। या तो फिर हाँ जी। बहुत सारी मोबाइल ऐसी भी होती हैं जो रेजिस्टेंस की जगह जम्पर वायर पे काम कर जाती है। हाँ जी। ठीक है। ठीक है सर। ओके। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। काफी देर यहाँ बातचीत कर ली हम लोग। अब हम लोग एक ईएमसी को आइडेंटिफाई करके देखते हैं कि अब क्या क्या आता है। ईएमसी को हमने आइडेंटिफाई किया, तो आइडेंटिफाई करने पे हमें कुछ ये लॉग्स मिले। यहाँ पे देखिए हमारा यूएमटी मिरेकल में अगर हम लॉग रीड नहीं भी करते हैं ना, तो उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। मगर कभी भी हम लोग यूएफआई में, हमेशा हमारा यूएफआई जो है 50% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारा लॉग बताता है। यहाँ हमारा हर कुछ डिपेंड है लॉग पे। ये लॉग रीडिंग ही हमारा, हमें टेक्नीशियन बनाता है यूएफआई के लिए, हमारा डेड वुड रिपेयर के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉग रीडिंग। तो लॉग रीडिंग में थोड़ा सा हम आज हम लोग ज्यादा देर नहीं, फिर भी 15-20 मिनट बात कर लेते हैं। लॉग रीडिंग थोड़ा सा लंबा है, वो चलेगा आपका आधे घंटे 45 मिनट का क्लास सिर्फ लॉग रीडिंग है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन आपके यूएफआई बॉक्स का है कि आपके बॉक्स का सीरियल नंबर क्या है, यहाँ सीरियल नंबर दिया हुआ है, इंटरफेस क्या है, यूएफआई हाई स्पीड है, बूट वर्जन क्या है आपके बॉक्स का, फर्मवेयर वर्जन क्या है आपके बॉक्स का, ये सब वगैरह आपका बॉक्स प्रॉपर कनेक्टेड है, डन। यहाँ ठीक है, प्रॉपर कनेक्टेड। अब ईएमसी का इंफॉर्मेशन जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इंफॉर्मेशन आपके ईएमसी के इंटरनल सेक्टर का इंफॉर्मेशन है। ईएमसी को भी काम करने के लिए जो है ना, एक प्रोग्राम की जरूरत होती है हर ईएमसी को। आपका मेमोरी कार्ड जब आप यूज करते हैं, मेमोरी कार्ड से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए उसको आप यूज कर रहे हैं, तो यूज करने के समय आप देखते हैं कि मेमोरी कार्ड तो आपका शो कर रहा है, मेमोरी कार्ड आपका शो कर रहा है आपके पीसी में, मगर उसका प्रॉपर्टी जो है ना चेंज हो गया है। अगर आपका मेमोरी कार्ड मान के चलिए कि 16 GB का है, और यहाँ प्रॉपर्टी अचानक से 500 MB दिखाने लगा, तो क्या इश्यू हो सकता है?
आप लोग तो ऑब्वियसली बोलोगे कि मेमोरी कार्ड डैमेज हुआ, खराब हो गया, मगर कौन सा सेक्टर डैमेज हुआ है ये तो नहीं पता है। तो उसका जानते हैं, जो 500 MB या 400 MB या जो जगह दिखा रहा है वो उसका इंटरनल प्रोग्रामिंग सेक्टर का जगह दिखा रहा है। वो प्रोग्राम उसमें इसलिए रहता है ताकि मेमोरी कार्ड प्रॉपरली वर्क कर सके, वो अपना इंफॉर्मेशन शेयर कर सके, उसको भी काम करने के लिए प्रोग्राम की जरूरत है। इसी तरह से हर चीज को काम करने के लिए प्रोग्राम की जरूरत है। चलिए हम लोग कंप्यूटर पे आते हैं। हम लोग कंप्यूटर जब भी फॉर्मेट मारते हैं, फुल फॉर्मेट मारते हैं, पार्टीशन बना के फॉर्मेट मारते हैं। आप लोगों में से बहुत लोगों ने पार्टीशन बना के फॉर्मेट किया होगा, तो आप लोग देखते हैं कि पार्टीशन बनाने के बावजूद भी एक जगह ऐसा है 500 MB का जो जगह डिलीट ही नहीं होता है। हम लोग जैसे ही पार्टीशन क्रिएट करते हैं ऑटोमेटिक ये ले लेता है। ये सिस्टम रिजर्व नाम से आता है, यहाँ दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो ये जगह जो है ये आपका हार्ड डिस्क का, कंप्यूटर के हार्ड डिस्क का इंटरनल प्रोग्राम का सेक्टर का जगह है, जहां से बायोस ऑपरेट होता है। आपका बायोस जो ऑपरेट करते हैं ये इस जगह से होता है, इसका ऑपरेटिंग। ठीक है, तो ये ईएमसी को भी काम करने के लिए एक इंटरनल सेक्टर की जरूरत होती है। वो इस इंटरनल सेक्टर का प्रोग्राम ये सेक्टर बताता है कि इंटरनल सेक्टर में आपका क्या क्या है। ठीक है, अब उसके बाद यूजर एरिया का सेक्टर का जगह ये बताता है आपको कि यूजर एरिया में आपका क्या क्या है। ठीक है, यहाँ पे कौन से चिपसेट पे ये काम कर रहा है, कौन से ईएमसी को काम कर रहा है, कौन से मोबाइल ब्रांड पे काम कर रहा है, कौन सा एंड्रॉयड वर्जन पे काम करता है, ये सारा कुछ आपका ये बताएगा, ये जगह आपका बताता है। और ये ईएमसी में अभी जस्ट चेंज करेंगे ताकि नीचे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन आते हैं, वो इन्फॉर्मेशन क्या चीज का वो थोड़ा सा बता देंगे। हम एक और ईएमसी को आइडेंटिफाई करते हैं। आप लोग को ध्यान दीजिएगा इस चीज का। ठीक है, ये अभी लॉग रीडिंग अभी चलेगा, लंबा चलेगा, मैं सिर्फ आपको इनिशियल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ये आपका बॉक्स इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका जो ईएमसी का इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका फाइल इन्फॉर्मेशन, एंड्रॉइड सिस्टम इन्फॉर्मेशन है। अब मैं एक और ईएमसी को आइडेंटिफाई कर अब इसके नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन आया है, जिस इन्फॉर्मेशन को मैं दिखाने के लिए ईएमसी को चेंज कर रहा है। इसके नीचे आपका इन्फॉर्मेशन है, ये आपका मोबाइल अनइनक्रिप्टेड है या इनक्रिप्टेड है, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ देगा। और दूसरा इन्फॉर्मेशन देगा कि आपके मोबाइल का मॉडल नंबर क्या है, कंपनी कौन सा है, VGA क्या है, उसका इंटरनल स्टोरेज क्या है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगा इस जगह पे। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन मिलके ही हमारा सारा काम होगा। हमारा ईएमसी जो भी हम काम करेंगे सारे इन्फॉर्मेशन पे काम करेंगे। हम थोड़ा सा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर लेते हैं, मतलब इसको रीड कर लेते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा जो था ईएमसी का इन्फॉर्मेशन था। तो इसके ऊपर कुछ आइडेंटिफाई जो हमने किया, तो यहाँ हमें कुछ दिखाई दिया। इसका VCC और VCCQ सारा कुछ मैंने ऑटो में रखा था, ये 12 मेगाहर्ट्ज पे था, इसको भी ऑटो में कर देता हूँ। यहाँ ऑटो पे था, और ये देखिए यहाँ हमारा VCC और VCCQ आइडेंटिफाई हुआ है 3.3 वोल्ट और 3.0 वोल्ट पे। ठीक है, ये ऑटो में हुआ है। इसका बस विड्थ जो है, ये बस विड्थ ये जो 8 बिट पे आइडेंटिफाई हुआ है। ठीक है, एक्सेस मोड इसका सेक्टर मोड है। पावर सप्लाई डुअल वोल्टेज, दोनों वोल्टेज लगता है जैसा कि मैंने बताया था। एक वोल्टेज जो है VCCQ का सप्लाई 1.7 वोल्ट से लेकर 1.9 वोल्ट तक का अपर फ्लक्चुएशन दिया है, और 1.7 वोल्ट लोअर फ्लक्चुएशन है। और 2.7 वोल्ट से लेकर 3.6 वोल्ट तक का इसका VCC का फ्लक्चुएशन हुआ। ये फ्लक्चुएशन का एक रेशियो है, इतना से लेके इतना तक गया, मान 30 वोल्ट से लेकर इस वोल्ट तक गया है, अप से डाउन तक गया है। ये इसका इसने बताया, ये फ्लक्चुएशन बता रहा है। क्योंकि किसी भी प्रोग्राम करते हैं तो प्रोग्रामिंग में ग्राफ चलता है, वो फ्लक्चुएशन को दर्शाता है। हम लोग डाटा भी कॉपी करते हैं तो ग्राफ अप डाउन अप डाउन अप डाउन करते रहता है, वो डेटा का स्पीड बताता है किस स्पीड में डेटा जा रहा है। तो यहाँ भी वो जो वोल्टेज का फ्लक्चुएशन है इसने इसको शो किया। कार्ड जो है VGA डिस्क्रीट इम्बेडेड हाई डेंसिटी MMC कार्ड है। मैन्युफैक्चरर इसका सैमसंग है। प्रोडक्ट नेम ये है, सीरियल नंबर ये है। मैन्युफैक्चरिंग कब हुआ है, जनवरी 2017 में। और ये इसका CID है और ये इसका CSD। CID और CSD क्या होता है, तो CID जो है इसका प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये MMC का जो है नंबर है। ये नंबर अगर मिसमैच हो जाए तो क्या होगा, ठीक है, ये नंबर अगर मिसमैच हो गया तो क्या होगा, इस नंबर को मिसमैच हो जाने की वजह से आपका मोबाइल चालू नहीं होगा। चलिए हम थोड़ा सा आगे की ओर पीछे की ओर जाते हैं। हमने आप लोगों को MTK में बताया था कि मोबाइल का हम लोग स्विच ऑफ कर, जैसे स्विच पावर ऑन बटन दबाते हैं
तो वो प्रोग्राम जाता है सीपीयू को, पहला प्रोग्राम सीपीयू को जाता है, सीपीयू ईएमएमसी में जाकर प्री लोडर फाइल खोजता है। शायद मैंने बताया था, मैं एक दो को अनम्यूट करूंगा। एक काम करता हूँ, हाँ ओप्पो A71 आप लोग पूछ लीजिए तो मैं आगे बात करता हूँ। नमस्कार सर जी। नमस्ते। मेरा सवाल क्या था कि सर जैसे हमारे सीएल के सीएमडी डाटा जीरो अनि वीसीसी की हामी 6 जगह मार लिए, उसके बाद जैसे सीएमडी सीएल के डाटा जीरो ग्राउंड है ना 6 टका है, वीसीसी क्यों वीसीसी 6 टका लगाने के बाद यूएसपी लगाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा सर? नहीं, उसके बाद क्या यूएसपी लगाएंगे? लगाने से क्या होगा सर? जरूरत ही क्या पड़ गई आपको उसको लगाने का? फिर अब आप एक ही जगह 4 बार वोल्टेज सप्लाई देंगे, पैरेलल वोल्टेज जाएगा। कोई सेट में दिक्कत अगर नहीं आएगा? एम्पियर नहीं, एम्पियर अगर मान के देखिए सीरीज पैरेलल जानते हैं? नहीं सर। तो बैटरी को सीधा सीधी जोड़ने पर वोल्टेज क्या होता है? ओवर वोल्टेज हो जाएगा। ओवर वोल्टेज होगा। और अगर बैटरी के पीछे पीछे जोड़ देंगे तो क्या होगा? ओवर एम्पियर हो जाएगा। ओवर एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग नहीं करेंगे, एक जगह 4 सप्लाई नहीं देंगे। आप दे भी सकते हैं मगर नहीं देंगे। अनि सर जी कभी कभी क्या होता है कि हमने जैसे वीसीसी क्यों डाटा जीरो अनि सीएमडी सीएल के अगर आपको डाउट है, अगर आपको डाउट है तो आप एक काम कीजिए कि डाटा केबल आपको वीसीसी और वीसीसी क्यू पे डाउट है कि डाटा केबल पे डाउट है? कभी कभी यो डाटा केबल में तो डाउट होता है। रहिएगा ना, देखिए एक जगह कंफर्म रह सकते हैं, यहाँ पे डबल बैकअप लेके नहीं चल सकते हैं। जी सर एक जगह कंफर्म होना होगा। आपको डाउट किस पे है? कभी कभी डाटा केबल में डाउट है। डाटा केबल, मेरी बात सुनिए, अगर डाटा केबल पे डाउट है तो डायरेक्ट तार मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेन पहला डाउट हमारा डाटा केबल पे जाता है कि प्रॉपर कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। अगर डाटा केबल आपका कनेक्ट होगा तो मैंने पहले ही कहा था यहाँ पोर्ट बना देगा। जी सर जी। तो जब पोर्ट बन गया तो मेरा डाटा केबल श्योर है कि सही है, तो हमको फिर क्यों जरूरत है वीसीसी और वीसीसी क्यों मारने का? जरूरत नहीं क्यों फिर हमको? जब हमारा डाटा केबल यहाँ कनेक्ट हो गया है तो ऑब्वियसली वो एमएमसी को सप्लाई जा रहा है, एमएमसी ऑब्वियसली आउटपुट दे रहा है। जी सर। तो फिर हमको क्यों जरूरत है? अगर आपको डाउट है, अगर डाटा केबल में डाउट है तो डाटा केबल निकाल के रख दीजिए, वीसीसी और वीसीसी का जंपर मार दीजिए डायरेक्ट बॉक्स से, बात खत्म। मैं क्या पूछ रहा था भूल ही गया, चलिए हटाइए। हाफिज सोएब जी। यस सर। हाँ बोलिए सर। मैं लास्ट में सवाल पूछूंगा क्योंकि मुझे वो पूछना था कि मोबाइल अगर डेड है, अगर हमें कोई उसकी हिस्ट्री खबर पता नहीं है तो हम कैसे पता करें कि ये वो डायग्नोस्टिक का सवाल है। डायग्नोस्टिक में लास्ट में बता दूंगा, डायग्नोस्टिक सवाल है, डायग्नोस्टिक के लिए। चलिए ठीक है, तो यहाँ तो मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। मैंने आप लोगों से कुछ पूछा था, किन्हीं को याद है कि नहीं ये पता नहीं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम किसी मोबाइल को पावर स्विच ऑन करते हैं, दबाते हैं, तो पहले वो जाके क्वालकॉम या कोई भी अपना पहले बूट फाइल को सर्च करता है या प्रीलोडर फाइल को सर्च करता है, मोबाइल हैंड लोगो फाइल को सर्च करता है, उसके बाद मोबाइल को ऑन होने का कमांड मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो ऐसा नहीं है। हमने उस समय इसलिए नहीं बताया क्योंकि अभी उस समय बताते तो कंफ्यूजन भरा रहता है। तो अब बताते हैं कि मोबाइल वर्क कैसे करता है। जैसे हम लोग पावर स्विच दबाते हैं, पावर कमांड सीपीयू में जाता है। सीपीयू सबसे पहले जा करके सीआईडी को खोजेगा, इस नंबर पे। अगर ये नंबर उसका मिसमैच है, किसी और सीआईडी का, किसी और मोबाइल का सीआईडी डाला हुआ है, तो वो अपने सीपीयू को कॉन्फ़िगर नहीं करेगा और वो मोबाइल ऑन नहीं होगा अगर ये सीआईडी मिसमैच है। और सेकंड क्या खोजेगा? सेकंड अपने पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन को खोजेगा। अगर ये भी मिसमैच है तो मोबाइल ऑन नहीं होगा। थर्ड में जाकर क्या खोजेगा? तो अपने बूट फाइल को खोजेगा, फ्लैश फाइल में से बूट फाइल को खोजेगा। अगर ये भी नहीं मिलेगा तो वो मोबाइल ऑन नहीं होगा। दैट मीन्स प्रोसीजर ये है कि पहले सीआईडी को खोजेगा, उसके बाद पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन फाइल को खोजेगा, ये क्या होता है मैं बताऊंगा, और उसके बाद अपने फ्लैश फाइल को खोजेगा। अगर ये फाइल नहीं मिला या ये नहीं मिला या ये नहीं मिला तो ऑन नहीं होगा। तो इसका काम क्या है? कभी जब भी मोबाइल हमारा किसी मैन्युफैक्चर होता है तो उसको सीपीयू को कॉन्फ़िगर करके एक सीआईडी डाला जाता है, और ये सीआईडी चेंजेबल है। ये सीआईडी हम लोग कब चेंज करते हैं? जब हम लोग ईएमएमसी को चेंज करते हैं। जैसे कि मान के चलिए ये मोबाइल है, लाइफ का मोबाइल LS5016, और हमारा इस मोबाइल का ईएमएमसी हो गया है डैमेज, ये ईएमएमसी हो गया है खराब। अब हमको लगाना है इसमें ईएमएमसी। तो ईएमएमसी लगाएंगे जब हम किसी और मोबाइल का
तो उसके लिए कंपैटिबिलिटी चेक करना होता है। पहला बात तो कंपैटिबिलिटी, और दूसरा बात होता है आरपीएम भी क्लीन, ठीक है, ये सब चेक करना रहता है। तो हम जब मोबाइल को ईएमएमसी को दूसरे मोबाइल से खोल के लगाएंगे, कंपैटिबल मोबाइल से खोल के लगाएंगे, तब हमारा क्या करना होगा, हमको ये चेंज करना होगा राइट सीआईडी। ये कहाँ से होगा, तो इस जगह से होगा, यहाँ देखिए इस जगह से हम सीआईडी को चेंज कर सकते हैं। कब चेंज करते हैं, जब हम दूसरे मॉडल से ईएमएमसी निकाल के लगाते हैं। अगर हम सेम मॉडल मोबाइल से, अगर लाइक LS 5016 से ही हम निकाल के लगाएं ईएमएमसी को, तो हमको ये सीआईडी चेंज करना नहीं होगा, ये सीआईडी हमको नहीं डालना है उस समय। ये सीआईडी हमको कब डालना है, जब दूसरे मोबाइल से हम निकाल के लगाएंगे। तो अब थोड़ा सा हम लोग कॉम्पेटिबिलिटी की ओर चलते हैं। जब ईएमएमसी हम लोग चेंज करते हैं तो कॉम्पेटिबिलिटी क्या होता है, तो कॉम्पेटिबिलिटी ये होता है कि हमारे मोबाइल को ईएमएमसी, हर ईएमएमसी को हम लोग खोल के नहीं लगा सकते हैं, हर ईएमएमसी को हम लोग ऐसे ही किसी भी मोबाइल से उठा के नहीं लगा सकते। उसको लगाने के लिए हमको मोबाइल का ईएमएमसी को कंपैटिबिलिटी चेक करना होता है। कंपैटिबिलिटी कैसे चेक होता है हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको। कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए एक ऐप्स है, वो ऐप्स अभी कुछ दिन पहले तो बंद था, अभी चालू हुआ है कि नहीं हुआ है पता नहीं मुझे, मैं फिर भी एक बार चेक कर लूंगा। ये ऐप्स का नाम है फोन माइक्रो डीबी, और ये ऐप्स फ्री में आपको मिलता है जीटैक के अंदर, जीटैक के अंदर इनबिल्ट किया हुआ है ऐप्स, ठीक है। तो ये फोन माइक्रो डीबी ऐप्स है, इस ऐप्स को हम लोग डाउनलोड करते हैं और रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर करने के बाद ये ऐप्स जब हम ओपन करते हैं तो ये ऐप्स कुछ इस तरह से खुलता है, और इस ऐप्स में हम लोग ईएमएमसी के नंबर को डालते हैं। कौन से नंबर को डालते हैं, तो ये वाले नंबर को हम लोग डालते हैं, ये जो नंबर है। हम ऐप्स को एक बार चेक कर लेते हैं मेरा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। ऐप्स काम कर रहा है, चलिए ठीक। तो अब हमको क्या करना है, तो हमको इस मोबाइल का ईएमएमसी हो गया डैमेज, ठीक है। ईएमएमसी डैमेज होने के बाद हम क्या कर रहे हैं, दूसरे मोबाइल से ईएमएमसी हम खोल के लगा रहे हैं, मगर हम ऐसे ही नहीं लगा सकते हैं। ईएमएमसी का ये जो नंबर है ना, ईएमएमसी को ऊपर में भी लिखा रहता है। अब कभी भी ईएमएमसी को ओपन कीजिएगा तो आपका ईएमएमसी को ऊपर में माइक्रोस्कोप से दिखेगा, तो इस जगह में वो नंबर लिखा हुआ आपको मिलेगा। उस नंबर से आप सर्च कर सकते हैं कहाँ पे, तो यहाँ पे माइक्रोचिप में जाके। मेरा यहाँ ईएमएमसी का नंबर हमको सामने दिख गया, तो हम इस नंबर को कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। इस नंबर को हमने कॉपी कर लिया, ठीक है। मैंने इस नंबर को यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद फोन माइक्रो डीबी के माइक्रोचिप में आकर के हमने इसको क्या किया, पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैंने इंटर दबाया। अब ये थोड़ा टाइम लेगा और ये खोज के आपके ईएमएमसी का नंबर का कॉम्पेटिबिलिटी और ईएमएमसी का डिटेल्स भी बता देगा। ईएमएमसी का डिटेल्स क्या है, सैमसंग का ईएमएमसी है, एमसीपी है, प्रोडक्ट मोड ईएमएमसी है, नैंड है, LPDDR3 है, 8 GB का ईएमएमसी है, 1 GB का इसमें रैम है, और ये 220 वॉल्ट्स का है, DGA है 221 इसका, ये ईएमएमसी का इंफॉर्मेशन दिया। अब कंपैटिबल यहाँ पे मिलेगा। कंपैटिबिलिटी इसका क्या क्या है, तो यहाँ देखिए इतने सारे मोबाइल के मॉडल्स हैं, इतने सारे मोबाइल के मॉडल है जिसके अंदर आपको ये ईएमएमसी मिल जाएगा। देख सकते हैं आप, माइक्रोमैक्स का भी 2 मॉडल दिया हुआ है, लेनोवो का भी 2 मॉडल दिया, आईटेल का 1 मॉडल है, सिग्मा एक्सट्रीम का है। ये सारे मोबाइल में हमको ये वाला ईएमएमसी जो मेरे इस मोबाइल में लगा हुआ है, ये ईएमएमसी मिल जाएगा, ठीक है। इस ईएमएमसी को हम लगा कर खोल करके यहाँ लगा सकते हैं, मगर जब लगाएंगे तो हमारा पहला टास्क होगा सीआईडी चेंज करना, पहला टास्क, ठीक है। अब ये ईएमएमसी तो यहाँ इस सब मोबाइल में मिल जाएगा। मान के चलिए सब मोबाइल हमारे पास नहीं है, तो मार्केट से हम ये सब ईएमएमसी बाय कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे SK हाइनिक्स का ईएमएमसी है ये, और सैमसंग का यहाँ पे 6 मॉडल है जिसका कि ईएमएमसी, ये सब नंबर का ईएमएमसी वो मैच करेगा। एक नंबर तो इसी का है, ये नंबर इसी का सेम नंबर है, ये मैच करेगा, मार्केट वाला ये सब सारा ईएमएमसी मैच कर जाएगा। और यहाँ देखिए तोशिबा का 4C का है। तो इतने सारे ईएमएमसी हम मार्केट से भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कॉम्पेटिबिलिटी हुआ। तो हम कॉम्पेटिबल जब चेक करते हैं या दूसरे मोबाइल से ईएमएमसी खोल के लगाते हैं तभी हम सीआईडी चेंज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। हमारा सीआईडी एज इट इज रहेगा। अगर हमारा मॉडल सेम इस मोबाइल से हम खोल के लगाएं तो सीआईडी सेम रहेगा, ठीक है। तो अब कुछ सवाल है, हाफिज शोएब जी बोलिए, हम ले लेते हैं, अब उसके बाद क्लास को एंड करते हैं। यहाँ सीआईडी तक हमारे आपका क्लास हुआ है, कल इसके आगे बढ़ेंगे। हाफिज शोएब जी थोड़ा जल्दी पूछिएगा, टाइम ओवर हो रहा है।
हाफिज शोएब। हाँ सर। हाँ नहीं, बोलिए। कोई सवाल नहीं है सर, कोई सवाल नहीं। थैंक यू। जेसन रवि। हेलो हाँ बोलिए। सर, ये सीआईडी चेंज अपन सीआईडी को कॉपी करके ही करेंगे क्या सर, जो ये पुराना सीआईडी, वाला है? हाँ ये सीआईडी कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, वो सारा कुछ आगे हम बताएंगे, मगर ये सीआईडी हम कब चेंज करते हैं ये हम सिर्फ आपको बताए हैं, ठीक है। तो सर ये ये जब बोल हम रहा लोग था डंप रीड करेंगे ना इसका, या डंप नेट से भी डाउनलोड करेंगे ना, तो उसमें जो जी। EXT CXD फाइल होता है या इंफॉर्मेशन फाइल होता है, उसमें हमको सीआईडी मिल जाएगा, वो सारा कुछ दिखाएंगे हम, वो सारा कुछ दिखाएंगे। अभी क्लास आपका यहीं तक हुआ है। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। श्याम सुंदर साह। सर नमस्ते। नमस्ते। तो मान लीजिए कि मेरा यूनिवर्सिटी डेड है, ठीक है। तो उसका सीआईडी हमें डंप फाइल से मिलेगा सर, नेट से? हाँ सीआईडी उसका आपको नेट से मिलेगा, या तो फिर अगर आपको रीडेड है, रीड किया हुआ है डंप फाइल। नहीं सर, मेरे या पास कोई सेट आया हुआ उसके यूनिवर्सिटी फाइनली डैमेज है। देखिए अब क्या है, यहाँ पर इशू है, कुछ इशू कैसे इशू है, हमारे नेट पे जो है ना अच्छे से तो 100% फ्लैश फाइल ही नहीं मिलते हैं, तो डंप फाइल का आप कैसे प्रोबेबिलिटी लगाते हो। मगर हमारा ईएमसी रिपेयर उसी सब मोबाइल का होता है जिन सब मोबाइलों का लगभग मार्केट में अवेलेबल है। तो आपके पास अगर कोई मोबाइल आया अनलॉक के लिए, मानते हैं एक ओप्पो का मोबाइल आया अनलॉक के लिए, आपने सिर्फ जम्पर मारा अनलॉक किया, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, उसका डंप रीड करके रख लेते हैं। जब हम लोग डंप रीड करके रखते हैं ना, तो उसके संग संग उसका सीआईडी वगैरह सारा कुछ फाइल जो है ना रीड हो जाता है, ठीक है। हेलो। हाँ सर, सुन रहे हैं सर। हाँ उसका सारा कुछ हमारा रीड हो जाता है, हमारे पास एक बैकअप भी बनता है, नेट पे भी अवेलेबल है, इसके साइट पे भी अवेलेबल है, मिलेगा बहुत जगह फाइल मिल जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है। अगर नहीं भी मिला तो कुछ कुछ ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू हम उसको रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। डंप फाइल के अंदर ही रहता है सर ये सीआईडी? डंप फाइल के अंदर ही रहेगा सीआईडी, हम दिखा देंगे आपको, ठीक है वो दिखा देंगे। फरमान अली जी। यस सर। सर ये जो पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन है, हाँ यहाँ हम पहुंचे नहीं अभी, यहाँ हम पहुंचे नहीं है, हम अभी यहीं तक हैं। ओके सर। अयुद्दीन अली जी। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर मैं एक टूल के लिए मैंने जानकारी चाहिए था, मतलब मेरिकल जो हेलो मेरिकल जो निंजा है सर, एमएमसी टूल, उसमें EFI में जो कर सकते हैं उसमें भी कर सकते हैं क्या सर? नहीं ना कर सकते हैं, उसमें सिर्फ अनलॉक कर सकते हैं। नहीं बूट रिपेयरिंग की दे रहा है सर। रिपेयर अगर हमारा मिरेकल कर देता तो हम क्यों ये फाइल लेते, क्यों जी टैग लेंगे। नहीं उसमें एक नया एक आया है निजा, पर देखिए मैंने करके नहीं देखा है, अब मैंने करके नहीं देखा है तो मैं कैसे, जब तक मैं अपने ऊपर अपने जब तक मैं श्योर नहीं हो जाऊंगा तब तक मैं कभी किसी को नहीं बताता हूँ। अभी आपने मान के चलिए मुझे बोल दिया कि नया आया है उसमें हो रहा है, तो मैं एक बार अब देखूंगा, उसके पीछे पड़ूंगा। अब उसको मैं जब तक ट्राई करके खुद से नहीं करूंगा तब तक मैं नहीं बताता हूँ, क्योंकि मैं श्योर नहीं तो मैं आपको कैसे बता दूं। ठीक है सर, थैंक यू सर। कपिल सोराते। हेलो। हाँ बोलिए सर। अब आपने जो EMM से आइडेंटिफाई किए है ना, तो वो ISP से किए क्या डायरेक्ट निकाल के किए सर? डायरेक्ट निकाल के किया है। और सर ISP से कल अगर मोबाइल मिल गया तो ISP का भी करके दे देंगे। ऐसे ही करने का है ना सर, ISP से भी कनेक्ट? बस सेम आपका जो लॉग इन्फॉर्मेशन आएगा ना, हाँ थोड़ा सा भी चेंजेस नहीं होगा। लॉग इन्फॉर्मेशन जो रहेगा वो थोड़ा सा भी चेंजेस नहीं होगा, ISP में भी सारा इन्फॉर्मेशन देगा यही। सर ISP कनेक्ट करने के बाद आइडेंटिफाई करने का है ना? हाँ ISP कनेक्ट करेंगे, इसके बाद इसको टिक आउट कर लेंगे, टिक आउट करने के बाद आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। हाँ अब ये आ गया, अब हम इसको टिक आउट आइडेंटिफाई करने के लिए रेडी है। मगर यहाँ ये आइडेंटिफाई हो जाएगा, मगर हमको ऐसे नहीं करना है, ठीक है। हाँ हमको ऐसे नहीं करना है, ठीक। देखिए एरर आ गया, एरर आ गया। हाँ तो ऐसे नहीं करना हमको, ठीक है, क्लियर। हाँ। दीपक कुमार जी। हेलो सर। सर जैसे मान लीजिए Redmi Y2 आया और वो पूरी तरह MMC करप्ट हो गया, यानी उसका तो बैकअप होगा नहीं?
नेट पे मिल जाएगा ना। और सर मान लीजिए नहीं मिलता तो हम सेम मोबाइल से बैकअप लेकर उसमें डाल सकते हैं डंप फाइल। हाँ 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 हाँ, उसका बैकअप चल डाल जाएगा सकते हो। पूरी बैकअप तरह। यहाँ हाँ हाँ हाँ, यहाँ बैकअप ओके, लेने थैंक के यू बारे में सर। बताएंगे सारा कुछ। चलिए दोस्तों, तो अब हम आज का क्लास यहाँ एंड करते हैं, और कल हम लोग मिलते हैं वापस से 6 बजे। सभी को गुड नाइट, बाय।